अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1276 से 1280। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1276। बधाई उपहार। छोटे जेड कप की टूटने की आवाज के कारण हो रूली, म्यू हुआंजी और बाकी लोगों की आंखें घूम गईं। उन्होंने युनचे की वर्तमान स्थिति पर नजर डाली और उन सभी को सदमे का झटका महसूस हुआ। क्या बात है? दरार। जेड कप के टूटने के बाद एक विस्फोटक दरार हुई और जेड टेबल में एक लंबी दरार दिखाई दी जिस पर वे बैठे थे। मू बिंगयुन ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और युनचे की बांह पर दबाया। ठंडी ऊर्जा की एक लहर ने तुरंत उसकी उत्तेजित आभा को दबा दिया। युनचे, शांत हो जाओ। जरूरी नहीं कि वह वही हो। इस विशाल और असीमित ब्रह्मांड में लोगों का एक ही नाम होना और यहाँ तक कि लगभग एक जैसा दिखना निश्चित रूप से कोई दुर्लभ बात नहीं थी। इसके अलावा उनके सामने देव साम्राज्य युनचे और म्यू बिंगयुन दोनों की यादों में जिया क्विंग्यू से काफी अलग थी। इसके अलावा उनकी स्थिति और स्तर में बेशुमार दूरी का अंतर था। एक निचले क्षेत्रों में से एक संप्रदाय का एक युवा असगार्ड मास्टर था और दूसरा वह व्यक्ति था जो एक राजा क्षेत्र की देव साम्राज्य बनने वाला था। फिर भी युनचे को पता था कि यह वही थी। इस भावना का कोई कारण नहीं था, लेकिन जैसे ही युनचे की नजर उस पर पड़ी, उसे पूरा यकीन हो गया कि यह व्यक्ति जिया क्विंग्यू ही थी। वह निश्चित रूप से थी। उसे लेशमात्र भी संदेह नहीं हुआ। अपने 16वें वर्ष में वह अभी भी एक युवा और कोमल लड़की थी, लेकिन तब भी उसके पास पहले से ही एक अद्वितीय सुंदरता थी। जब वह 17 साल की थी, ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान, जिस क्षण उसका बर्फीला घूंघट उसके चेहरे से गिरा, इससे पूरा हेवनली स्वॉर्ड विला शांत हो गया। जिस वर्ष वह 19 वर्ष की हुई, वह पहले से ही फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की युवा असगार्ड मास्टर बन चुकी थी और अत्यधिक बर्फ के हिम क्षेत्र की शाश्वत बर्फ की तुलना उसकी मधुर और सुंदर हंसी के एक क्षणभंगुर क्षण से भी नहीं की जा सकती थी। और अब जब उसने अंततः उसे फिर से देखा, तो वह एक सच्ची स्वर्गीय देवी में बदल गई थी। उसके लावण्य और सौंदर्य के कारण आकाश का दिव्य चंद्रमा भी धुंधला और लज्जित प्रतीत होने लगा। वह जिया क्विंग्यू थी। पिछले 8 वर्षों से उन्हें उसके बारे में कोई खबर या संचार नहीं मिला था, लेकिन आखिरकार उसने उसे फिर से देखा। एक ऐसी जगह पर जिसकी उसने निश्चित रूप से कल्पना नहीं की थी, ऐसी स्थिति में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और एक के साथ स्थिति जो उसकी बेतहाशा कल्पनाओं से भी अधिक थी। उसे फिर से देखने पर उसे महसूस होना चाहिए था कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। उसे जंगली और उत्साहपूर्ण खुशी से झूमना चाहिए था। लेकिन दुनिया में वह देव साम्राज्य क्यों थी जिससे चंद्र देव सम्राट विवाह करने वाले थे? उसकी आभा को म्यू बिंगयुन ने दबा दिया था, लेकिन युनचे का दिल अभी भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर का सारा खून तेजी से उसके सिर की ओर बह रहा था, और चाहे वह कुछ भी करे, वह उसे दबा नहीं सका। भाई यू, आप। जैसे ही हुओ पोन ने एक प्रश्न पूछना चाहा, हुओ रूली ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और धीरे से उसकी ओर अपना सिर हिलाया। हुओ रूली, यान जुएहाई, म्यू हुआंजी और बाकी लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा, और केवल एक चीज जो उनके दिलों में रही वह एक गहरा सदमा था। युनचे निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो आसानी से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता था। इसके विपरीत वह बिना अभिव्यक्ति बदले माननीय हुई की ताकत का सामना करने में सक्षम था, और वह उसे कड़ी फटकार लगाने में भी सक्षम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्फेड गॉड स्टेज पर उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं, वह एक राक्षस की तरह शांत और धैर्यवान थे। यहाँ तक कि जब उसने क्षेत्र के राजाओं के सभी प्रलोभनों का सामना किया, तब भी वह उनमें से प्रत्येक को बेहद शांति के साथ अस्वीकार कर सकता था। फिर भी इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो इस आदमी की आत्मा को किसी राक्षस ने पकड़ लिया हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वे कल्पना करने में असमर्थ थे कि किस प्रकार के उकसावे के कारण युनचे, जो शांतिपूर्वक साम्राज्य के राजाओं को भी अस्वीकार कर सकता था, इस हद तक नियंत्रण खो सकता है। ये सिर्फ युनचे तक ही सीमित नहीं था। ये स्पष्ट था कि म्यू बिंगयुन की आभा, जो उसके बगल में खड़ी थी,
भी अस्त व्यस्त हो गई थी। ये सब चंद्रमा भगवान महारानी के स्वयं को दिखाने के बाद हुआ था। उन्होंने अटकलें लगाने या कोई बेबुनियाद अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कम से कम एक बात तो स्पष्ट थी, ये निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं था जिसमें बाहरी लोग दखल दे सकते थे या हस्तक्षेप कर सकते थे। यू चे, आवेगी मत बनो, म्यू बिन्युन ने एक बार फिर धीमी आवाज में कहा, ऐसी आवाज जिसमें गहन शक्तिहीनता। अन्य लोग देव साम्राज्य के हॉट ऑफ ग्लेज्ड ग्लास के कारण आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन उसे एक अलग कारण से गहरा झटका लगा था। इस हद तक हैरान थी कि वह खुद को विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह वास्तव में जिया क्विंग्यू था। उसने अपना हाथ युनचे की बांह पर मजबूती से दबाए रखा और उसे कोई भी तेज कदम उठाने से रोक दिया। ये चंद्रदेव क्षेत्र था, एक अतुलनीय रूप से ऊंचा राजा क्षेत्र, इसलिए यहाँ कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करेगा। लेकिन म्यू बिन्गयुन को पता था कि यूचे निश्चित रूप से हिम्मत करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि वह अभिमानी और मूर्ख था, या ऐसा व्यक्ति था जिसे चीजों के वजन की कोई सराहना नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका गौरव और गरिमा उसकी हड्डियों में रची बसी थी। वह किसी भी चीज को जाने दे सकता था, वह शांति के साथ किसी भी चीज का सामना कर सकता था, लेकिन वह कभी भी किसी को अपनी गरिमा की निचली रेखा को पार नहीं करने देगा। यह एक ऐसा बिंदु था जिसे म्यू बिन्गयुन ने पहले दिन से ही बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते देखा था जब वह उसे स्नो सॉन्ग दायरे में लेकर आई थी। जब वह पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में पहुंचा था, तो उसने फ्रीजिंग स्नो हॉल के हॉल मास्टर म्यू फेंगशु के भतीजे को बेरहमी से गंभीर घाव दे दिया था। जब वह हेवनली नेद फ्रॉस्ट झील पर था, तो उसने अन्याय के कारण मू जुआनिन के खिलाफ जाने में संकोच नहीं किया था। जब वे प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में पहुंचे थे, तो उन्होंने इस बात को चरम सीमा तक प्रदर्शित किया था। ये कुछ ऐसा था जो उसकी हड्डियों में खुदा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे उसके जीवित रहने तक बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जिया क्विंग्यू सिर्फ कोई करीबी महिला मित्र या कोई प्रेमी नहीं थी जिसने उससे अपने भविष्य का वादा किया था। वह उनकी आधिकारिक रूप से विवाहित पत्नी थी। फिर भी वह चंद्रदेव महारानी बनने जा रही थी। ये निस्संदेह उसकी पत्नी को उससे चुराए जाने का अपमान था। आपकी पत्नी को आपसे चुरा लेने का अपमान एक बहुत बड़ा अपमान था जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाएगा। वास्तव में कोई इसे सबसे बड़ा अपमान भी कह सकता है। युन चे की तो बात ही छोड़ो। जब उसकी जैद उंगली हवा में घूम रही थी तो म्यू बिन्गयुन ने एक मौन आह भरी और उसके बाद एक आइस फीनिक्स आभा ने यूचे के पूरे शरीर को घेर लिया। एक पल में ऐसा लगा मानो किसी ने युनचे के ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया हो। उसका पूरा शरीर कांप गया और उसकी जंगली और अव्यवस्थित आंखों में अंततः कुछ हद तक स्पष्टता आ गई। हर किसी का ध्यान उस देव साम्राज्य पर केंद्रित था जिसने खुद को दिखाया था, इसलिए एक व्यक्ति को छोड़कर किसी और ने यूचे के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। कियाना ये यंग ऊपर बादलों में उसकी नजर युनचे के शरीर पर काफी देर तक टिकी रही क्योंकि उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। सोचना कि जिस व्यक्ति को मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसकी उसके प्रति इतनी मनोरंजक प्रतिक्रिया होगी। ऐसा लगता है कि युनचे और इस मून गॉड एम्प्रेस के बीच किसी तरह का रहस्यमय संबंध है। मिस गुझो ने कहा, इस लड़की के पास न केवल ग्लेज्ड ग्लास का दिल है, बल्कि उसके पास कुछ ऐसा भी है जिसे मिस हमेशा से खोज रही है। ओह, कियाना ये यंग की आंखें एक तरफ झुक गईं। इसके बाद उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने कहा, आप ऐसा कह रहे हैं। नौ गहरा उत्तम शरीर, गुझू ने शांत भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग ने कुछ नहीं कहा और वह काफी देर तक चुप रही। नौ गहरा उत्तम शरीर, जिस किसी के पास अपनी गहरी रगों में एक छोटी सी दुनिया होती है, वह दायरे को तोड़ सकता है और ब्रह्मांड के नियमों को पार कर सकता है। इसे सार्वजनिक रूप से ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ दोहरी खेती इंक्यूबेटर के रूप में स्वीकार किया गया था। जैसे जैसे किसी की गहरी ताकत मजबूत होती गई, लोगों के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड के अस्तित्व का पता लगाना कठिन होता गया, लेकिन यह अभी भी गुझू की गंदी और भयानक आंखों से बच नहीं सका।
ग्लेज्ड ग्लास का दिल और 9 गहरा उत्तम शरीर, इनमें से केवल एक को स्वर्ग से उपहार माना जाएगा, फिर भी उसके पास वास्तव में दोनों हैं। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं देखा गया है। गु झू ने एक गहरी और शांत आह भरी, इस युग के पूर्वी दिव्य क्षेत्र में बहुत सी अजीब और असामान्य चीजें सामने आई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी आने वाली विपत्ति से पैदा हुए हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अब यूचे पर नहीं टिकी। इसके बजाय उसकी आंखें जिया क्विंग्यू पर टिक गईं। काफी देर के बाद उसने अचानक ठंडी आवाज में कहा, क्या उसकी महत्वपूर्ण इनकी ऊर्जा अभी भी मौजूद है? गु झू बेहोश हो गया। उसके सिर का इशारा। वह जानता था कि कियाने यंग रा ये सवाल जरूर पूछेगी। आह, अब यह अद्भुत है। एक ऐसी सुंदरी जिसके पास अति सुंदर शरीर भी है, फिर भी वह वास्तव में अभी भी कुंवारी है। क्या ये युगुया संत बनने की हद तक विकसित हो गया है या वह हिजड़ा बन गया है? कियाना ये यंग रा ने हल्की संकुचित आंखों से कहा, उसकी महत्वपूर्ण इनकी आभा बनी हुई है, और इसका मतलब ये भी है कि उसकी उत्तम दुनिया अभी भी उससे छीनी जा सकती है। ग्लेज्ड ग्लास की महिला को स्वर्गीय कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से केवल आधारहीन अफवाह नहीं है, गुजी ने धीरे से कहा। जबरदस्ती उसके सुंदर शरीर को लूटना शायद सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा। मैंने कभी भी तथाकथित स्वर्गीय कानून में विश्वास नहीं किया है, कियाने यंग रा ने नर्म ठंडी हंसी के साथ कहा। भले ही स्वर्गीय कानून वास्तव में अस्तित्व में है, फिर भी मुझे बस उन्हें उखाड़ फेंकना है। गु झू उस पर चुप रहा। क्विंग्यू, आप जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। जैसे ही वह ऊपर वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस में खड़ा हुआ, चंद्रमा देवता सम्राट की नजर पूरे क्षेत्र पर पड़ी। वह सभी की प्रतिक्रियाओं से जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जिया क्विंग्यू घुमा और वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस के अंदर चला गया। शुरू से अंत तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, यहाँ तक कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी अभिव्यक्ति और उसकी आंखों के भाव में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। लेकिन उसे बस उस एक पल के लिए खुद को दिखाने की जरूरत थी। स्टार भगवान सम्राट, तो क्या आप अब भी संतुष्ट हैं? मून गॉड सम्राट की प्रसन्न आवाज स्टार गॉड सम्राट की ओर निर्देशित थी। स्टार गॉड सम्राट द्वारा सार्वजनिक रूप से कहे गए ठंडे शब्दों की तुलना में उनका जवाबी हमला अत्यधिक गर्म था, फिर भी यह निस्संदेह उनके लिए एक पूर्ण और संपूर्ण जीत थी। स्टार गॉड सम्राट ने एक ठंडी खर्राटे ली, उसके हाथ कसकर बंद मुट्ठियों में मुड़ गए थे और उसका रंग राख हो गया था। दरअसल काफी समय हो गया था जब उनका रंग इतना खराब हो गया था। ये कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में स्टार गॉड क्षेत्र अपने इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रहा था। स्टार देवता इतने शक्तिशाली थे कि वे अक्सर युद्ध के बजाय अपने बिस्तर पर ही मर जाते थे, लेकिन हाल के वर्षों में स्टार गॉड क्षेत्र को एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ दशकों की छोटी सी अवधि में हेवनली वुल्फ स्टार गॉड और हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड दोनों एक के बाद एक गिर गए थे। अच्छी बात यह थी कि स्वर्गीय वध बाद में वापस आ गया था और स्वर्गीय भेड़िए को एक नया उत्तराधिकारी मिल गया था। लेकिन उसके बाद स्वर्गीय जहर सितारा भगवान को स्वर्गीय वध सितारा भगवान के एक ही चाकू के वार से नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने स्वर्गीय जहर स्टार भगवान की मृत्यु के मामले को लॉकडाउन में रखा था, इसलिए इसका पता लगाना असंभव था, भले ही आप स्टार गॉड दायरे के निवासी हो, बाहरी व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर मून गॉड दायरे को वास्तव में ग्लेज्ड ग्लास की एक महिला उनकी देव साम्राज्य के रूप में मिली। जैसे ही चंद्रमा देव सम्राट मुस्कुराए और अपनी प्रसन्न आवाज में ये शब्द कहे, तारा देव सम्राट को ऐसा महसूस हुआ जैसे क्रोध के कारण उसका हृदय, तिल्ली, फेफड़े और गुर्दे फटने वाले थे, और उसका हृदय अतुलनीय रूप से उमड़ पड़ा। तीव्र घृणा जो ईर्ष्या से पैदा हुई थी। डिवाइन मून सिटी में तुरंत अनगिनत प्रशंसा और प्रशंसा की हौंफने की आवाज गूंज उठी। चापलूसी के मिश्रित वाक्यांश ध्वनि की एक वास्तविक ज्वारीय लहर में एकत्रित हो गए।
मुख्य महल के भीतर ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि चंद्रमा देवता सम्राट ने इस विवाह उत्सव को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया, और वह यहाँ तक कि यह भी उल्लेख करने लगे कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये सब कुछ समझाता है। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने कहा, इतने वर्षों पहले उसने जो अपमान सहा था वह अब मौजूद नहीं है। स्वर्ग द्वारा संरक्षित होने की प्रतिष्ठा जो ग्लेज्ड ग्लास के दिल के पास थी, जिस पर वह पूरी तरह से विश्वास करता था। ग्लेज्ड ग्लास का दिल शब्दों के आधार पर भले ही वह व्यक्ति एक सुअर के समान बदसूरत हो, यहाँ तक कि देव सम्राटों के स्तर पर मौजूद अस्तित्व भी उसे अपनी साम्राज्य बनाने के लिए छीन लेते थे, ताकि वे अपनी और अपने राजा के दायरे की रक्षा कर सकें। इसके अलावा उसकी शक्ल वास्तव में उन सभी वर्षों पहले की युवकों से कहीं बेहतर थी। सिर्फ दिखावे के आधार पर वह पहले से ही मून गॉड महारानी बनने के योग्य थी, और यह सिर्फ शुई क्यानहोंग ही नहीं थी जिसने ये विचार रखे थे। इस पर उस पल ऐसा लग रहा था जैसे अतीत का अपमान किसी तरह अंत में एक सौभाग्यशाली प्रसंग में बदल गया था। आज से किसी को भी गुप्त रूप से चंद्रमा देव क्षेत्र पर हंसने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही यह एक राजा क्षेत्र था, केवल एक चीज जो वे महसूस कर सकते थे वह अत्यधिक ईर्ष्या और प्रशंसा होगी। जिया क्विंग्यू के जाने के बाद यू चे के शरीर का कांपना और अधिक कम हो गया, जब तक कि यह अंततः पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। उसके चारों ओर शोर की लहरों ने उसके कानों को घेर लिया। बहुत पहले से जैस्मीन ने उसे बताया था कि जिया क्विंग्यू के पास ग्लेज्ड ग्लास का दिल था, इसलिए उसे स्वर्ग की सुरक्षा प्राप्त थी। स्नो सॉन्ग दायरे में म्यू जुवानइन ने उन्हें ग्लेज्ड ग्लास के दिल के बारे में एक सरल स्पष्टीकरण भी दिया था। जैस्मीन और मू जुआनिन से प्राप्त ज्ञान के अंशों के आधार पर उनके लिए ये समझना मूल रूप से असंभव था कि ग्लेज्ड ग्लास का दिल होने का क्या मतलब है। लेकिन आज उसने पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सभी शक्तियों की प्रतिक्रिया देखी थी और चंद्रमा देव सम्राट को मुस्कुराते हुए देखा था, जैसे कि दुनिया उसके चरणों में थी। इन सभी चीजों ने उसे बताया कि ग्लेज्ड ग्लास का दिल का वास्तव में क्या मतलब है। लेकिन उनके लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जिया क्विंग्यू थी। जब उसने देखा कि यू चे शांत हो रहा था और ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहा था कि वह कठोर कार्रवाई करने वाला था, तो म्यू बिंगयुन ने राहत की सांस ली। इस समय उसने देखा कि युनचे की नजर उसकी ओर घूम रही थी और उसने उससे एक प्रश्न पूछा था, पैलेस मास्टर बिंगयुन, क्या आपको लगता है वह जानती है कि मैं अभी भी जीवित हूँ? युनचे की आंखों को देखने पर मू बिंगयुन को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है, क्योंकि वे आंखें वास्तव में अतुलनीय रूप से शांत थीं, इस हद तक शांत कि यह भयावह था, लेकिन एक निराकार उदास अंधेरा भी था जिसने उन्हें ढक लिया था। वे आंखें ऐसी लग रही थीं मानो उनमें दो खूंखार जानवर छिपे हो जो किसी भी क्षण उन्मत्त होने वाले हों। म्यू बिंगयुन शब्दों में उत्तर देने में असमर्थ थी, वह केवल अपना सिर हिला सकती थी। जब जिया क्विंग्यू को उन सभी वर्षों पहले फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से दूर भेजा गया था, तो पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को पता था कि यू चे को प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क में दफनाया गया था। इसलिए उस समय उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यू चे पहले से ही था मृत। उस वर्ष के बाद से प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन की शुरुआत तक जिया क्विंग्यू को ये धारणा होनी चाहिए थी कि यू चे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन सम्मानित ईश्वर युद्ध के दौरान युन चे का नाम पूरे ईश्वर क्षेत्र में गूंज उठा। जब तक वे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में रहते थे, इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि किसी ने यू चे नाम नहीं सुना होगा। इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वह मून गॉड क्षेत्र जैसे स्थान पर रहती थी। उस नाम को सुनने के बाद, जब तक वह प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को देखने गई, जिस पर कॉन्फेड गॉड बैटल की छवियां प्राप्त हो रही थी, उसे पता होना चाहिए था कि यू चे अभी भी जीवित है। तो ये प्रश्न कुछ ऐसा था जिसका म्यू बिंगयुन वास्तव में उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि क्या यू चे पहले ही मर चुका था। इसका यू चे और जिया क्विंग्यू के लिए पूरी तरह से अलग अर्थ था। युन चे चुप हो गया और म्यू बिंगयुन ने भी कुछ और नहीं कहा। हुओपोन, यान जुएहाई और अन्य लोगों को निराकार दबाव महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अंत में कुछ नहीं कहा।
उन्होंने केवल अपने हृदयों में हिंसक और तूफानी लहरों को उड़ते हुए महसूस किया। डिवाइन मून सिटी के भीतर, जो शोर में डूबा हुआ था, विचित्र शांति का एकमात्र क्षेत्र उस क्षेत्र में था जहां वे बैठे थे। इसी क्षण एक लंबी चांदनी सफेद पोशाक पहने एक युवा लड़की प्रकट हुई। उसका फिगर नाजुक और दर्द भरा सुंदर था, और उसकी जीवंतता छलक रही थी, लेकिन उसमें जबरदस्त नाजुक सुंदरता और बड़प्पन भी था। इससे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कई ताकतवर लोग बार बार उसकी ओर देखने लगे, फिर भी उनमें से किसी ने भी उसे अपमानित करने के डर से उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने जो चांद सफेद वस्त्र पहना हुआ था उस पर चंद्रमा देव क्षेत्र के दिव्य चंद्रमा चिन्ह की कढ़ाई की गई थी। वह उस दिशा में आगे बढ़ने से पहले सीटों की पंक्ति दर पंक्ति से गुजरी जहां स्नो सॉन्ग क्षेत्र और फकेम गॉड क्षेत्र बैठे थे। हुओ रूली और बाकी लोगों को झटका और आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह यू चे के पास आकर रुक गई। क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि क्या ये सर युन चे हैं? युवा लड़की ने कुछ आशंका के साथ पूछा। युन चे की नजरें एक तरफ झुक गईं और उसने उसकी ओर देखा। और तुम है? दूसरे पक्ष ने चुपचाप उसकी पहचान की पुष्टि कर दी थी, इसलिए युवा लड़की ने तुरंत विनम्र प्रणाम किया और कहा, इस नौकर का नाम जिन यू है। मैं चंद्रमा भगवान महारानी की निजी नौकरानी हूँ। मून गॉड एम्प्रेस शब्द सुनकर युनचे की आंखें एकाग्र हो गईं। म्यू बिंगयुन और बाकियों के भाव भी बदले, लेकिन सभी भाव एक जैसे नहीं थे। यू चे की आंखों में बदलाव से जिन यू का दिल तेजी से उछल पड़ा। वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में बेचैनी की हल्की सी भावना बढ़ रही है। उसने जल्दी से एक जेड बॉक्स की पेशकश की और उसके बाद उसने जो शब्द बोले वे घबराहट से भरे हुए थे। द मून गॉड एम्प्रेस ने कहा कि उस पर पहले से ही स्नो सॉन्ग दायरे के प्रति कृतज्ञता का कर्ज था, इसलिए वह विशेष रूप से प्रदान करती है यह उपहार सर यून को। जैसे ही युन चे की नजर उस पर पड़ी, जिन यू उस पल बुरी तरह कांप उठी और वह उन शब्दों को कहने में असमर्थ थी जो उसके बाद आने वाले थे। यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया और जेड बॉक्स ले लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। जिन यू ने अपने दिल में राहत की लंबी सांस ली। वह नहीं जानती थी कि उसके दिल में अचानक जो बेचैनी पैदा हो गई थी वह कहां से आ गई थी। वह केवल इतना जानती थी कि वह तुरंत वहां से चले जाना चाहती थी। उसने एक छोटी सी कसम खाते हुए कहा, जिन यू उससे विदा लेगी, एक पल इंतजार करे। यू चे की उंगली ने जेड बॉक्स को खोलने से पहले उसके शीर्ष को हल्के से सहलाया और जेड सफेद औषधीय गोली को देखा जो एक रहस्यमय आभा छोड़ रही थी। इसके बाद उन्होंने पूछा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? सर यून, कृपया ऐसा करें, जिन यू ने कहा जब उसका शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। चूंकि आपकी देव साम्राज्य मुझे जानती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने कॉन्फेड गॉड बैटल से रिकॉर्ड की गई छवियों को भी देखा है? युन चे ने पूछा और उसने बॉक्स से जेड सफेद औषधीय गोली ली और बिना देखे उसे स्काई पॉइजन पल में जमा कर दिया। उसके बाद उसके हाथ में केवल एक खाली जेड डिब्बा रह गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जिन यू को अपने चारों ओर एक अजीब तनाव वाला सांप महसूस हुआ, इसलिए वह ये सोचने में भी व्यस्त थी कि यू चे ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। उसने सीधे और ईमानदार तरीके से उत्तर दिया, महारानी एक निष्क्रिय और सेवानिवृत्त व्यक्तित्व की धनी है, इसलिए उन्होंने कॉन्फेड गॉड बैटल पर ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा है? यू चे ने शांति से पूछा। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। उसके हाथ में कागज का एक लुढ़का हुआ स्क्रॉल दिखाई दिया। उसके बाद उसने कागज के उस स्क्रॉल को जेड बॉक्स में डाल दिया और जेड बॉक्स को एक बार फिर हल्के से बंद कर दिया। चंद्रमा भगवान महारानी ने इतनी बड़ी दयालुता दिखाई है, तो यह विनम्र व्यक्ति इस उपकार का बदला कैसे नहीं चुका सकता? यू चे ने जेड बॉक्स उठाया और जिन यू के सामने रख दिया। क्या मैं मिस जिन यू को चंद्रमा भगवान महारानी को अपना विनम्र आत्मा उपहार देने के लिए परेशान कर सकता हूँ? और मैं आग्रह करता हूँ कि वह इसे स्वयं खोले। जिन यू ने अनायास ही बॉक्स ले लिया और कुछ देर की झिझक के बाद उसने दयालुता से जवाब दिया, सर यून, मून गॉड एम्प्रेस का स्वभाव बहुत सौम्य है।
उन्हें अनगिनत बधाई उपहार मिले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक को भी नहीं छुआ है। यू चे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, तब मैं मिस जिन यू को इसे पेश करते समय इसे जोड़ने के लिए परेशान करूंगा। यह एक महान बधाई उपहार है जो फ्लोटिंग क्लाउड के जियो चे ने इस खुशी के अवसर पर उन्हें भेजा है। रिपोर्ट अध्याय 1277 विवाह अनुबंध। जिन यू निश्चित रूप से कोई साधारण नौकर लड़की नहीं थी। उनका जन्म चंद्रमा देव क्षेत्र में हुआ था और यहाँ तक कि उन्हें भावी देव साम्राज्य की सेवा के लिए भी चुना गया था। उनकी स्थिति निश्चित रूप से चंद्र देव क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश गहन चिकित्सकों से कहीं ऊपर थी। कम से कम वह एक डरपोक व्यक्ति नहीं होगी जिसका सिर खोने का खतरा हो। लेकिन यू चे के सामने वो उस बेचैनी और घबराहट की भावना को दूर नहीं कर सकी जो बातचीत की शुरुआत से ही उसके मन में बनी हुई थी, और वह विशेष रूप से सीधे उसकी नजर से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जिन यू छुट्टी ले रही होगी। युन चे को नहीं पता था कि उसे उसके निर्देश याद हैं या नहीं, क्योंकि उसने उसे जल्दी से क्षेत्र से निकलते हुए देखा था। हुओ रूली और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और म्यू हुआनजी आखिरकार खुद को ये पूछने से नहीं रोक सके, हमारे स्नो सॉन्ग क्षेत्र पर देव साम्राज्य का कृतज्ञता का कर्ज बकाया है। आखिर चल क्या रहा है? लेकिन यू चे और म्यू बिंगयुन ने कोई जवाब नहीं दिया। म्यू हुआनजी ने अपनी अजीबता को कम करने के लिए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। रहस्यमय जिया क्विंगयू और स्नो सॉन्ग दायरे के बीच संबंध एक ऐसा संबंध था जिसके बारे में यू चे और म्यू बिंगयुन अच्छी तरह से जानते थे। ईश्वर क्षेत्र में पहुंचने के बाद जिया क्विंगयू को स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे इस तथ्य के बारे में पता चला कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में उसने जो फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट विकसित की थी, वह वास्तव में स्नो सॉन्ग दायरे का आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन था। तुमने उसे क्या दिया? म्यू बिंगयुन ने पूछा। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। उसके और मेरे बीच विवाह अनुबंध, यू चे ने नर्म स्वर में कहा। पफफ। हुओ रूली ने तुरंत वह शराब अपने शरीर और सामने मेज पर उगल दी जो उसने अभी अभी पी थी। उसने हड़बड़ाहट में तुरंत खुद को साफ करने की कोशिश की और हकलाते हुए जवाब दिया, मैंने अभी कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। जैसे कि उसे डर था कि हुओपोन अपना मुंह चलाएगा और बेवकूफी भरे सवाल पूछेगा, उसने अपनी दयनीय उपस्थिति की परवाह नहीं की और हुओपोन को पकड़कर कहा, पोन, तुम्हारे मालिक को अभी भी तुमसे बात करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं। अनंत स्वर्ग मोती में प्रवेश करने के बाद ब्ला ब्ला। उसके और मेरे बीच विवाह अनुबंध। युन चे और मून गॉड महारानी के बीच विवाह अनुबंध। वह अचानक कुछ गड़बड़ थी। वास्तव में हुओ रूली, यान जुएहाई और म्यू हुआनजी, तीन महान दिव्य संप्रभु, सभी को इतनी बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया था कि वे वहीं पर पूरी तरह से स्तब्ध हो गए थे। खबर इतनी बड़ी थी कि उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी असीम और अंतहीन ज्वार की लहर में डूब रहे हो। मैं हमारे शिष्यों को देखने जाऊंगा। म्यू हुआनजी का माथा पसीने से भर गया था और जब वह खड़ा हुआ तो अपनी कुर्सी पर लड़खड़ाते हुए लड़खड़ा गया। खांसी। मैं भी चलूंगा। यान जुएहाई, जो आमतौर पर पहाड़ की तरह शांत और स्थिर था, दृश्य छोड़ते समय लगभग भागता हुआ लग रहा था। तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी उस नौकरानी की बात पर विश्वास नहीं है। म्यू बिंगयुन ने यू चे की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मुझे उस पर विश्वास है, युन चे ने उदासीनता से कहा। उसने गहन ईश्वर सम्मेलन की गहन तस्वीरें नहीं देखी होंगी, न ही वह जानती है कि मैं जीवित हूँ। आप क्यों कहते हो कि? क्योंकि मैं उसे समझता हूँ। युन चे ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह किसी अज्ञात स्मृति को याद कर रहा था। वह वास्तव में एक बेहद सेवानिवृत्त और निष्क्रिय व्यक्तित्व वाली व्यक्ति है। वह बचपन से ही ऐसी ही रही है। गहरा रास्ता हमेशा से उसका एकमात्र लक्ष्य रहा है और वह इसके अलावा किसी भी चीज के प्रति पूरी तरह से उदासीन थी। म्यू बिंगयुन, भले ही उसने गहन ईश्वर सम्मेलन की गहन छवियां नहीं देखी, लेकिन उसने निश्चित रूप से मेरा नाम सुना था। ये बस इतना ही है। यू चे ने आत्मनिंदा करते हुए कहा। उसके लिए मुझे उस यू चे से जोड़ना संभव नहीं था जिसके बारे में उसने सुना था।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब उसने पहली बार चंद्रमा देवता सम्राट को किंग युए नाम कहते हुए सुना था, तो उसने निश्चित रूप से कभी नहीं सोचा था कि वह जिया किंगयू होगी। उसने ये भी नहीं सोचा था कि इसकी थोड़ी सी भी संभावना थी, क्योंकि उनके लिए जिया किंगयू को मून गॉड एम्प्रेस से जोड़ना असंभव था। इसी तरह उसके लिए सम्मानित भगवान की लड़ाई में नंबर 1 को उससे जोड़ने की संभावना भी कम थी। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहना जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह पहले ही मर चुका है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मू बिंगयुन ने चुपचाप यू चे को देखा। यू चे के शब्दों ने उसे बताया कि जिया क्विंगयू की दुनिया में यू चे उसका पूर्व पति था, जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह पूरी तरह से उस पर निर्भर था कि वह किसी और से शादी करना चाहती है या नहीं। ये शब्द मू बिंगयुन के लाभ के लिए बोले गए थे, या शायद वे खुद को सांत्वना देने के लिए बोले गए थे। चूंकि वह एक सेवानिवृत्त और निष्क्रिय स्वभाव वाली व्यक्ति है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मून गॉड एम्प्रेस की उपाधि की लालसा नहीं करेगी। तो शायद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या उसकी पसंद के पीछे कुछ कठिन परिस्थितियां हैं। मू बिंगयुन ने यूचे को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, आखिरकार यदि चंद्रमा देव सम्राट चाहते हैं कि कोई उनकी देव साम्राज्य बने, तो उस व्यक्ति के लिए उसे अस्वीकार करना असंभव होगा। नहीं, यू चे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह वास्तव में ऐसी व्यक्ति है जो देव महारानी की उपाधि की लालसा नहीं करेगी, लेकिन वह ऐसी व्यक्ति भी है जिसे किसी के द्वारा मजबूर नहीं किया जाएगा। म्यू बिंगयुन। पैलेस मास्टर बिंगयुन, जब 12 साल पहले मेरी उससे शादी हुई थी, तो पहले से ही अनगिनत प्रशंसक उसका पीछा कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें पहले ही आधिकारिक शिष्या के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया था में हुए बादल एस्गार्ड। हालांकि उस समय मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसका शरीर कमजोर था और गहरी नसें कमजोर थीं, और यहाँ तक कि मेरे अपने परिवार के नौकर भी गुप्त रूप से मेरा मजाक उड़ाते थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर हम दोनों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। फिर भी वह मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई, और यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि उस पर दबाव डाला गया था, न ही कोई कठिन परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी, बल्कि ये पूरी तरह से उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन उन शब्दों पर थोड़ा अवाक रह गया। उस समय मैं न केवल उनका आभारी था, बल्कि उनका आदर भी करता था। हमारी शादी के पहले दिन ही मैंने अपने दिल में ये तय कर लिया था कि चाहे उसकी कोई भी हैसियत क्यों न हो, मैं उसे अपने प्यार में सच्चा प्यार जरूर दिलाऊंगा। यह शायद मेरी उस कुछ हद तक हास्यास्पद गरिमा को संतुष्ट करने के लिए भी था। जैसे ही उसने उन कुछ दिनों के बारे में सोचा जो उन्होंने इतने साल पहले नवविवाहित के रूप में एक साथ बिताए थे, युन चे धीरे से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके बाद मेरी कई महिला आत्मीय साथी बनी, और जैसे जैसे मैंने उनके साथ बातचीत की, उन्होंने धीरे धीरे मुझे अपने जीवन और अपने विचारों में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि कई जो छोटी दानव महारानी थी भी वैसी ही थी। लेकिन केवल जिया क्विंगयू। मैंने उसके साथ स्वर्ग और पृथ्वी को नमन किया। मैं उसके साथ परीक्षणों और क्लेशों से गुजरा, और हम जीवन और मृत्यु की स्थितियों से भी एक साथ बचे। ऐसे कई मौके आए जब मैंने सोचा कि मैंने आखिरकार उसके बर्फ के दिल को पूरी तरह से पिघला दिया है। विशेष रूप से वह एक बार जब मुझे स्वर्ग बेसिन में एक विशाल जानवर द्वारा उसके साथ निगल लिया गया था। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी सारी ऊर्जा मेरे शरीर में स्थानांतरित कर दी, और परिणामस्वरूप लगभग अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन हर बार जब मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से उसके दिल में चला गया हूं, तो वह लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ देती है और फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में लौट आती है। और जब उसने मुझे दोबारा देखा, तब भी उसने वह दूरी बनाए रखी जिसे मैं उसके साथ कभी खत्म नहीं कर पाया। उन सभी वर्षों पहले जब वह फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में प्रवेश करने और इतिहास में इसका पहला पुरुष शिष्य बनने के लिए सहमत हुआ था, तो एक महत्वपूर्ण कारण था जिसे वह अनजाने में छुपा रहा था, और वह था जिया क्विंगयू के साथ लंबे समय तक रहने में सक्षम होना।
चाहता था। वह हमेशा ठंडी और नाजुक दिखती थी, लेकिन उसका मन निर्विवाद रूप से उसका अपना था और उसमें एक अतुलनीय जिद्दीपन था। इसलिए एक बार जब वह किसी चीज के लिए अपना मन बना लेती थी, तो कोई भी उसे उससे डिगा नहीं सकता था या उसे रोक नहीं सकता था। शायद यह उसके शरीर में ग्लेज्ड ग्लास के दिल के कारण था, इसलिए वह हमेशा अवचेतन रूप से इस दुनिया की हर चीज और हर व्यक्ति को नजरअंदाज कर रही थी। इसलिए कोई भी उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। बात केवल ये थी कि वह ऐसा करने के लिए सहमत थी या नहीं। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि चंद्रमा देवता सम्राट से शादी करने की उसकी इच्छा पूरी तरह से वास्तविक और उसकी अपनी इच्छा है। हाँ, यू चे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर दुख या खुशी का कोई भाव नहीं था। 8 साल कई चीजें बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल सकती वह है व्यक्ति का अंतर्निहित स्वभाव और इच्छा शक्ति। जब जिया किंग्युए प्रकट हुई थी, तो उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उनकी यादों में थी, शरद ऋतु के पानी के शांत और अबाधित तालाब की तरह। अपनी तरफ से उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके विपरीत उसने एक ऐसा विकल्प चुना जो इस दुनिया में किसी भी महिला के लिए बिल्कुल सही विकल्प होता। चंद्रमा का राजा भगवान रीम। उसकी तुलना में मैं एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जिसने अभी अभी रेंगना सीखा है। किसी भी महिला के लिए राजा क्षेत्र की देव साम्राज्य होने से बढ़कर कोई दर्जा नहीं है। और शायद ये स्वर्ग की सुरक्षा है जो ग्लेज्ड ग्लास के दिल ने उसे प्रदान की है। अगर कोई कहे कि उस योजना में एक भी दोष है, तो वह दोष ये होगा कि मैं अभी भी जीवित हूँ। यू चे के शब्द स्पष्ट थे और जबरदस्ती नहीं थे और उनकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। लेकिन ये शांति थी जिसके कारण किसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर आप अभी भी उसे वह विवाह अनुबंध क्यों देना चाहते थे? म्यू बिंगयुन ने पूछा। निश्चित रूप से यह उसे यह बताने के लिए था कि ये दोष मौजूद है और उसके बाद उसे स्वयं इससे छुटकारा पाने की अनुमति देने के लिए था। यू चे ने हल्की हंसी के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे यू चे ने अपनी तर्कशक्ति को पूरी तरह से वापस पा लिया है। वास्तव में वह इतना तर्कसंगत था कि यह भयावह था। लेकिन म्यू बिंगयुन की चिंता बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि उसने कहा, यू चे तुम सच में चिंता मत करो। यू चे ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उसने सामने के दृश्य को देखा। यह शादी का जश्न बहुत बड़ा है, इसलिए यह महज शादी का जश्न नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो चंद्रदेव सम्राट और संपूर्ण चंद्रदेव क्षेत्र की गरिमा और चेहरे से जुड़ा है। ये स्थान चंद्रमा देव क्षेत्र है। मेरी अत्यंत कमजोरी को देखते हुए, भले ही मैं अपना जीवन इस स्थान पर फेंक दूं और अपना खून इस स्थान पर बहा दूं, यह एक भी चीज को बदलने में सक्षम नहीं होगा। इसके विपरीत यह मेरे साथ स्नो सॉन्ग दायरे और फ्लेम गॉड दायरे को नीचे खींच लेगा। भले ही जिया क्विंग्यू अपनी बात से मुकरना चाहती हो, लेकिन ये पहले से ही संभव नहीं था। मुझे अभी भी बहुत सी चीजें करनी है। मैंने तो बस उसके साथ एक वादा किया है, तो मैं ऐसी बात पर यहाँ खुद को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? और इसमें बस इतना ही है। उसने एक और जेड कप उठाया और उसे एक ही बार में सूखा दिया। और जब जेड कप जमीन पर गिरा तो वह तुरंत चकनाचूर हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन का हल्का सा हाथ यून चे की बाह पर पड़ा और उसने बिना कुछ कहे उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। यून चे, क्या ये वास्तव में इतने साधारण कारण से था कि आपने उसे विवाह अनुबंध दिया था? ऊपर बादलों में किंगे यंग र का अधिकांश ध्यान यू चे पर केंद्रित था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से जिन यू पर भी ध्यान दिया। दूरी बहुत दूर थी और उसने कोई गहरी ताकत नहीं छोड़ी थी, इसलिए वह उनकी बातचीत को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम नहीं थी। लेकिन वह देव महारानी की दासी शब्द सुनने में कामयाब रही। देव महारानी की दासी, वह यू चे को ढूंढने क्यों गई थी? कियाना यंगर की नजर जिन यू के हाथों में जेड बॉक्स पर पड़ी। अंकल गु, यू चे ने वहां क्या रखा था? गु झू के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। एक पल में उसने धीरे से कहा, यह एक विवाह अनुबंध है। विवाह अनुबंध, इसे मेरे देखने के लिए ले आओ।
गू झू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका बूढ़ा और सूखा हुआ हाथ इस समय ऊपर उठा हुआ था। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, अचानक उसके सामने एक अजीब भंवर उभर आया। 5 उंगलियां जो पुरानी जलाओ लकड़ी की तरह टेढ़ी और सिकुड़ी हुई थीं, एक साथ आई और धीरे धीरे भंवर में डूब गईं। कई सांसों के बाद गू झू का प्राचीन हाथ भंवर से पीछे हट गया और वह चुपचाप गायब हो गया, लेकिन उसके हाथ में कागज का एक लुढ़का हुआ स्क्रॉल दिखाई दिया। उनके नीचे जिन यू के कदम जल्दबाजी में थे और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में जेड बॉक्स पूरी तरह से बरकरार था और कोई अनियमितता नहीं थी जिसका पता लगाया जा सके। कियाना ये यंग र ने कागज का स्क्रॉल पुनः प्राप्त किया और उसे खोलते ही उसकी आंखें स्क्रॉल पर चली गईं। सामग्री पढ़ने के बाद उसकी फीनिक्स आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। ब्लू विंड नेशन, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, जियोचे, जिया क्विंग्यू। उसने विवाह अनुबंध तैयार किया और उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर थीं। एक बार जब शादी का अनुबंध पूरी तरह से पूरा हो गया, तो उसके मुंह का कोना एक बेहद खतरनाक छोटी सी मुस्कान से भर गया। ये सोचने के लिए कि ऐसी दिलचस्प चीज वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है। क्या हम इसे वापस रख दें? गू झू ने पूछा। नहीं, कियाना यंग र ने विवाह अनुबंध को रद्द करते हुए कहा, यह इतना भारी और भव्य उपहार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इसका जितना हो सके उतना उपयोग करने की आवश्यकता है। हम चंद्रमा देव क्षेत्र में आए हैं, लेकिन हम उपयुक्त शादी का उपहार नहीं लाए हैं। इसलिए मैं बुद्ध को ये उधार फूल भेंट करूंगा और यू हुआ को इतना सुखद और बहुत बड़ा आश्चर्य दूंगा। वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस के भीतर जिया क्विंग्यू एक दर्पण के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां उसकी सतह पर हल्के से नाच रही थीं। उसकी खूबसूरत आंखें मानो खोई हुई थीं और वह कुछ सोच रही थी। वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस के भीतर का आंतरिक स्थान आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था और उसके भीतर अनगिनत चमकदार रोशनी चमकती थी। ये चमकदार रोशनी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षित हो रही थी, जैसे वे जिया क्विंग्यू की दिव्य आकृति के चारों ओर एकत्रित थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। विवाह समारोह शुरू होने में केवल 15 मिनट बचे थे। जिन यू एक जेड बॉक्स लेकर शांत कदमों से उसके करीब पहुंची। उसके बाद वह जिया क्विंग्यू के पीछे रुकी और औपचारिक रूप से झुककर बोली, भगवान महारानी, मैंने आपके द्वारा 1 महीने पहले दिए गए निर्देशों को पूरा कर लिया है और स्नो सॉन्ग क्षेत्र को एक मून गॉड पैलेट प्रदान किया है। इसे उस स्नो सॉन्ग शिष्य को सौंप दिया है जो वहां से जाता है। नाम यूचे। यह अच्छा है, उसने शांति से उत्तर दिया। एक और भी है बात, जिन यू ने कहा। सर यूनचे ने इस नौकर को देव साम्राज्य को वापस भेजने के लिए एक उपहार भी दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देव साम्राज्य स्वयं इसे व्यक्तिगत रूप से खोलेंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने उदास स्वर में कहा। आप इसे दूर ला सकते हैं। जिन यू को उसके जवाब पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसे कुछ याद आया और अंत में उसने ये शब्द कहे, सर यूनचे ने इस नौकर से भगवान महारानी को भी एक संदेश देने के लिए कहा था। यह एक भव्य बधाई उपहार है जो फ्लोटिंग क्लाउड के जियोचे ने देव महारानी को उनकी शादी के लिए दिया है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1278 फ्यूज। एक बार जब जिन यू ने बोलना समाप्त कर लिया, तो उसे अचानक महसूस हुआ कि दुनिया एक अजीब सी खामोशी में डूब गई है। यहाँ तक कि हवा भी जम गई थी, क्योंकि उसका प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया था। उसने संदेह से अपना सिर उठाया, लेकिन उसने केवल जिया क्विंग्यू की पीठ को हिलाते हुए देखा, जिसके बाद काफी देर तक चुप्पी छाई रही। भगवान महारानी, उसने धीमी आवाज में उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे जो एकमात्र प्रतिक्रिया मिली वह वही दमघोंटू सन्नाटा था जो कमरे में छा गया था। जिन यू के दिल में अचानक बेचैनी की एक अकथनीय भावना प्रकट हुई। उसके होंठ हिले, लेकिन इस क्षण में उसे अपने प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। अनिश्चित समय बीत जाने के बाद जिया क्विंग्यू की आवाज आखिरकार उसके कानों में पड़ी। जो शब्द तुमने अभी मुझसे कहे थे, उन्हें फिर से दोहराओ। हाँ, जिन यू ने घबराते हुए खुद को दोहराते हुए जल्दी से जवाब दिया। सर यूनचे ने कहा,
यह एक भव्य बधाई उपहार है जो फ्लोटिंग क्लाउड के जियोचे ने देव महारानी को उनकी शादी के लिए दिया है। उसका दिल जोर जोर से उसकी छाती में धड़क रहा था और उसकी आवाज एक बेचैन करने वाली आशंका से भरी हुई थी। उसका एकमात्र डर ये था कि उसने एक भी शब्द गलत बोला था। कहाँ है वह? उसने पूछा। वह जिन यू की घबराहट के कारण उसकी बुद्धि काफी खराब हो गई थी। क्या देव महारानी सरयू चे का जिक्र कर रही है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह बाहरी सीटों पर बैठा है, जिन यू ने और भी अधिक घबराहट के साथ उत्तर दिया। इस समय उसने अचानक जिया क्विंग्यू की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा जब उसने पहली बार यू चे नाम सुना था और उसके दिल में तेज धड़कन हुई। जिया क्विंग्यू ने पलट कर देखा, उसकी खूबसूरत आंखें जेड बॉक्स पर टिक गईं, जिसे जिन यू ने ऊपर उठाया हुआ था। जिन यू, इसे मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। हाँ। जिन यू आगे बढ़े और बहुत सावधानी से जेड बॉक्स को जिया क्विंग्यू के हाथों में रख दिया। उसकी उपस्थिति हमेशा की तरह निष्क्रिय और उदासीन लग रही थी, लेकिन जब उसने जेड बॉक्स खोला तो जिन यू ने देखा कि उसकी जेड उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। जेड बॉक्स का निर्माण मूनलाइट स्टोन से किया गया था। इसकी उपस्थिति चमकदार और निर्दोष थी, और जिस क्षण जिया क्विंग्यू ने इसे अपने हाथों में लिया, इसकी चमक उसकी गोरी त्वचा के सामने मंद हो गई, जो कि सफेद जेड की तुलना में अधिक चमकदार और चमकदार थी। जेड बॉक्स खोला गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर कुछ भी नहीं है, जिया क्विंग्यू ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर जिन यू दंग रह गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा जेड बॉक्स की ओर उठाया और उसे देखते ही उसके सुंदर चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह व्यग्र स्वर में बोली, कैसे? ये खाली कैसे हो सकता है? मैंने व्यक्तिगत रूप से सर यूनचे को इस बॉक्स में कुछ रखते हुए देखा। इसके अलावा यह जेड बॉक्स हमेशा आपके नौकर के हाथ में रहा है, और आपसे पहले कोई भी इसके संपर्क में नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह। उसने अंदर क्या डाला? जिया क्विंग्यू ने जेड बॉक्स के अंदर एक लंबी और पतली उंगली को हल्के से घुमाते हुए पूछा, और उसकी अर्धचंद्राकार भौहें लगभग अदृश्य रूप से हिल गईं। ये कागज का एक लुढ़का हुआ स्क्रॉल था। इस नौकर ने सचमुच व्यक्तिगत रूप से उसे इसे अंदर डालते हुए देखा था। जिन यू इतनी घबरा गई थी कि वह कांपने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू ने जेड बॉक्स को हल्के से ढकने से पहले कुछ देर की चुप्पी में कहा, जेड बॉक्स के किनारों के आसपास हाल ही में हुए आयामी विरूपण के निशान है। जो वस्तु अंदर रखी गई थी, उसे आयामी ऊर्जा को नियंत्रित करने की अत्यंत उत्कृष्ट क्षमता वाले किसी व्यक्ति ने जब्त कर लिया था। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। घटनाओं के इस मोड़ से वह न तो स्तब्ध हुई और न ही घबराए, न ही वह चिंतित या क्रोधित हुई। शुरू से अंत तक वह बेहद शांत और स्थिर रही। ऐसा लगता था मानो उसकी भावनाओं में कभी कोई लहर ही नहीं आएगी। जिन यू का मुंह खुला रह गया। वह पूरी तरह सदमे में थी। तुम जा सकते हो। वह फिर पलटी। भगवान महारानी, तुम जा सकते हो। यह आपकी गलती नहीं है। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसकी आवाज में भावना। तो कम से कम उसकी आवाज में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। समझ गया, ये नौकर उसकी छुट्टी ले लेगा। चिंता और भय से भरी हुई जिन यू जाने से पहले 2 कदम पीछे हट गई। लुप्त चंद्रमा दिव्य महल एक बार फिर शांति का सागर बन गया। वह चुपचाप वहीं खड़ी रही और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसकी खूबसूरत आंखें बंद हुई, लुप्त चंद्रमा दिव्य महल के भीतर की दुनिया ने तुरंत अपनी सबसे भव्य और सुंदर चमक खो दी। उस शांत दुनिया के भीतर वह बहुत देर तक स्थिर रही, और ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो, जब तक कदमों की आवाज ने उस शांत शांति को नहीं तोड़ दिया। हे किंग यू, ये शुरू होने वाला है, इसलिए अपने आप को तैयार करें। चंद्रमा देव सम्राट उसके चेहरे पर हार्दिक मुस्कान लिए आगे बढ़े। यह शायद उनके पूरे जीवन का सबसे खुशी का दिन होगा। जैसे ही चंद्रमा देवता सम्राट की आवाज गिरी, जिया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखें खुल गईं और वह धीरे से मुड़ी। पालक पिता, क्या किंग्यू एक अनुरोध कर सकता है? ओह,
चंद्रमा देवता सम्राट के चेहरे पर सदमा और आश्चर्य दिखाई दिया। क्या पालक पिता किंग्युए को लुप्त चंद्रमा दिव्य महल प्रदान कर सकते हैं? वह धीरे धीरे बोली, प्रत्येक शब्द रुई के बादल की तरह हल्का था। हा 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 हा। चंद्रमा देवता सम्राट ने हार्दिक हंसी छोड़ी, क्योंकि उत्साह वास्तव में उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। किंग्युए, जितने वर्षों से आप यहाँ हैं, ये पहली बार है जब आपने मुझसे कुछ मांगा है। बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जब संपूर्ण चंद्र देव क्षेत्र आपका हो जाएगा। लुप्त चंद्रमा आकाशीय महल जैसी तुच्छ चीज तो बिल्कुल भी नहीं। किंग्यू के अनुरोध से चंद्रमा देवता सम्राट का पहले से ही उत्कृष्ट मूड और भी बेहतर हो गया था। लेकिन चूंकि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे अभी आपको दे दूंगा। इससे पहले कि उसकी आवाज भी गिरे, चंद्रमा देवता सम्राट ने अपने हाथ से एक बड़ा इशारा किया, क्योंकि उसके शरीर से पूरी तरह से निष्कासित होने से पहले एक चमकदार सफेद रंग की दिव्य रोशनी उसमें से चमक उठी। एक पल में वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस के भीतर की सभी रोशनियां मंद हो गईं। चंद्रमा देवता सम्राट ने एक अलग इशारा किया और दिव्य प्रकाश का वह स्तंभ उसके शरीर में विलीन होने से पहले ही जिया क्विंग्यू की ओर उड़ रहा था। लगभग उसी क्षण थोड़े समय के लिए बुझी हुई चमकदार रोशनी फिर से जीवंत हो उठी, जिससे लुप्त चंद्रमा सेलेस्टियल पैलेस की आंतरिक दुनिया चमकदार सफेद रंग के समुद्र में डूब गई। वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस को सार्वजनिक रूप से ईश्वर क्षेत्र के भीतर अस्तित्व में सबसे तेज गहन युद्धपोत के रूप में स्वीकार किया गया था, और यह मून गॉड क्षेत्र का सबसे कीमती खजाना भी था। अतीत में ये हमेशा केवल क्रमिक चंद्र देवता सम्राटों का ही था, लेकिन अभी जिया क्विंग्यू ने केवल एक छोटा सा वाक्य कहा था और उसने थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया था, बल्कि बस उसे दे दिया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसने इसे अत्यंत खुशी के साथ किया था। मैं मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए पालक पिता को धन्यवाद देती हूँ, उसने थोड़ा उत्सुकता दिखाते हुए कहा। हे, जब तक आप खुश हैं, आपको किसी भी चीज के लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा देवता सम्राट ने मुड़ने से पहले फीकी मुस्कान के साथ कहा और कहा, शादी समारोह लगभग 5 मिनट में शुरू होगा, इसलिए अपनी अंतिम तैयारी करें। यह आने वाले वर्षों में चंद्र देव क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। पालक पिता जिया क्विंग्यू ने प्रस्थान कर रहे मून गॉड सम्राट को उसके ट्रैक में रोकते हुए अचानक कहा, किंग्यू को कुछ कहना है। मैं विनती करता हूँ कि आप इसे हमेशा याद रखें। उद्धरण चिन्ह ... ओह। जैसे ही चंद्रमा देव सम्राट के चेहरे पर पहेली उभरी, वे उसकी ओर घूमे। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वर्तमान जिया क्विंग्यू के बारे में कुछ अजीब था, लेकिन यह शायद आज के कार्यक्रम के आसपास के माहौल के कारण था, इसलिए इससे उनमें बहुत अधिक आश्चर्य या संदेह पैदा नहीं हुआ। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, क्विंग्यू कभी भी चंद्रमा देव क्षेत्र को निराश नहीं करेगा। ये शब्द कहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद ये चंद्र देव सम्राट को उसकी आंखों में गहराई तक चमकने वाले विकार को न देखने देने के लिए था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चंद्रमा देवता सम्राट की भौहें हिल गईं जब उन्होंने कहा, किंग्यू आप। किंग्यू केवल यही चाहती है कि पालक पिता उन शब्दों को हमेशा याद रखें। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं विनती करती हूँ कि पालक पिता इन शब्दों को याद रखें। उसने आगे कहा, हर शब्द बेहद नर्म था, जैसे कि वह एक सपने के अंदर थी। उसके मन में संदेह पनप गया। चंद्रमा के देवता सम्राट के रूप में हृदय उसके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था, लेकिन अंत में उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि खुशी से हंसा। किंग्यू, तुम्हारे इन शब्दों के साथ भले ही स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र द्वारा की गई भविष्यवाणी कल घटित हो, मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। चंद्रमा देवता सम्राट चले गए, लेकिन जिया क्विंग्यू वहीं खड़ी रही जहां वह खड़ी थी, चुप और शांत। उसकी दोनों आंखें कसकर बंद थी और काफी देर तक नहीं खुली। उसकी दुनिया का आधा हिस्सा एक असीम पीली सफेद रोशनी से भरा हुआ था और दूसरा आधा एक प्रतीत होता है कि अनंत शून्य से भरा हुआ था। वह उन दो दुनियाओं के बीच जंक्शन पर खड़ी थी। धीरे धीरे, यहाँ तक कि उसकी खुद की आकृति भी उन दो दुनियाओं द्वारा निगल ली गई थी,
और जो कुछ बचा था वह हल्के सफेद खालीपन का एक टुकड़ा था। स्टार गॉड क्षेत्र, स्वर्गीय वत्स स्टार गॉड पैलेस। बड़ी बहन जैस्मिन के सामने आने से पहले कैजी की हल्की और हवादार आवाज दूर से सुनाई दी। उसका छोटा चेहरा उत्साह से लाल हो गया। आप इतने उत्साहित क्यों हैं? जैस्मीन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। बड़ी बहन, मुझे अंततः पता चल गया कि चंद्रदेव सम्राट की नई देव साम्राज्य किस प्रकार की व्यक्ति है। ये वास्तव में वह व्यक्ति है जिसके पास हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास है। कैजी ने बहुत उत्साह से कहा। ग्लेज्ड ग्लास का पौराणिक हृदय, ये सोचने के लिए कि यह एक बार फिर प्रकट हुआ है। फिर भी जैस्मीन की प्रतिक्रिया अतुलनीय रूप से शांत और उदासीन थी। ओह, क्या ये है? हम्फ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुराना खलनायक यूं हुआ। जैस्मीन ने अपना आधा वाक्य ही पूरा किया था कि वह अचानक रुक गई। उसकी नजरें कैजी की ओर घूम गईं और उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि उस देव महारानी का नाम क्या है? बेशक मुझे पता है, कैजी ने सिर हिलाते हुए कहा। चंद्रमा देवता सम्राट ने उसे क्विंग्यू कहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक अपने पैरों पर खड़े होने से पहले जैस्मिन का पूरा शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। आह! जैस्मिन की अचानक बेचैन और उग्र आभा ने कैजी को एक बड़ा झटका दिया। बड़ी बहन, तुम क्या गलत है? जैस्मिन की भौहें बेहद नीचे झुक गईं क्योंकि उसने कैजी की बाह को कसकर पकड़ लिया और उसने तुरंत उसे अपने पैरों पर खींच लिया। मेरे पीछे आओ। आह! कहां जाएं? चंद्रमा देव क्षेत्र। विवाह समारोह की शुरुआत का संकेत देने वाला समय नजदीक आता जा रहा था और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी नायक सांस रोककर इंतजार करने लगे थे। इस समय दो लोग अगल बगल बाहरी सीटों पर चले गए। बाहरी सीटों पर लाखों लोग बैठे थे। उनकी आवाजों से कोलाहल पैदा हो रहा था और उनकी आभा एक साथ दंगाई रूप से मिश्रित हो गई थी। लेकिन जब ये दो लोग आए तो उन्होंने अनगिनत निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि उनके चंद्रमा भगवान के वस्त्रों पर एक सफेद सुनहरा दिव्य चंद्रमा का निशान अंकित था, जो एक निराकार बड़प्पन और दमनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता था। भले ही ये सभी लोग बाहरी सीटों पर बैठे थे, उनमें से हर एक अपने अपने तारा क्षेत्र की सबसे बड़ी मछली थी और उनमें से एक की भी सामान्य पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये दोनों लोग उनके बीच में आए, उन्होंने अपना सिर ऊंचा रखा और अपने आसपास के सभी लोगों को हेय दृष्टि से देखा, यह मानते हुए कि ये लोग उनकी गरिमा के नीचे थे। यह ऐसा था मानो दो अहंकारी सम्राट, जो सारी सृष्टि पर प्रभुत्व रखते थे और जनता को तुच्छ समझते थे, उनके बीच आ गए थे। वे जहां भी गुजरे, इससे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति जो उनके निकट थे कांप उठे। दूर से एक युवा गहन अभ्यासी, जिसने पास से गुजर रहे दो लोगों को देखा, बहुत असंतोष के साथ कहा, ये दो लोग कौन हैं? वे बुरी तरह फूले हुए लग रहे हैं। तुम्हें बकवास नहीं बोलना है, उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहने से पहले जल्दी से अपनी आवाज दबा दी। वे दो लोग सम्राट के बच्चे हैं। सम्राट के बच्चे, युवा गहन अभ्यासी ने बहुत चकित स्वर में कहा। चंद्र भगवान के वस्त्र जो उन्होंने पहने हुए हैं और उन कपड़ों में अंकित दिव्य चंद्रमा चिन्ह एक देव सम्राट के बच्चों के रूप में उनकी स्थिति का प्रतीक है। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, उनकी जीवन शक्ति की आभा केवल 100 वर्ष की है, इसलिए उन्हें चंद्रमा देवता सम्राट के दो सबसे छोटे पुत्र होने चाहिए। यह अजीब है, ये दोनों राजकुमार बाहरी सीटों पर क्या कर रहे हैं? दोनों व्यक्तियों की आकृतियां एक जैसी थीं। बाईं ओर वाले की आंखें लंबी संकीर्ण थीं, उसका गंभीर और सख्त चेहरा शक्ति और प्रतिष्ठा बिखेर रहा था, जबकि दाहिनी ओर वाला अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ चल रहा था। चेहरे से ऐसा अहंकार झलक रहा था जो जन्मजात प्रतीत होता था। दोनों व्यक्तियों की जीवन शक्तियों का आभामंडल लगभग 100 वर्षों का था, लेकिन उनके शरीर में व्याप्त गहन ऊर्जा ने उनके आसपास के सभी लोगों के दिलों में भय और आशंका पैदा कर दी। दिव्य राजा क्षेत्र का तीसरा स्तर। 100 साल पुराने दिव्य राजा वास्तविक प्रतिभाशाली थे, यहाँ तक कि एक राजा क्षेत्र के संदर्भ में भी। इसके अलावा वे एक देव सम्राट के अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ वंशज भी थे। 361वें राजकुमार यू हुआन,
362वें राजकुमार यू जिंक्सी। ये बाहरी सीटें थी जहां मध्य और निचले तारा क्षेत्र बैठे थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गहरी ताकत या स्थिति थी। वे स्वर्ग से उतरने वाले सम्राटों की तरह थे। वे जहां भी गए वहां एकत्र हुए गहन अभ्यासकर्ताओं के पास से वे गुजरे। वे सभी डर के मारे चुप रहे और कांप उठे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। साथ ही हर कोई हैरान था कि वे ऐसी जगह पर क्यों आए हैं। अनगिनत आंखों की गुप्त जांच के तहत दोनों व्यक्ति सीटों की पंक्तियों के पार चले गए। वे यूनचे के पीछे रुकने से पहले वहां तक चले जहां स्नो सॉन्ग और फ्लेम गॉड रियलिम्स बैठे थे। आप यूनचे हैं, है ना? राजकुमार, जिसके चेहरे पर अहंकारी भाव था, यू जिंक्सी ने एक नजर से यूनचे को मापा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने यूनचे के आसपास के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। यूनचे ने अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और उसकी नजर दो व्यक्तियों पर पड़ी। उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, वह मैं हूँ। मैंने सोचा था कि प्रसिद्ध सम्मानित भगवान नंबर 1 और स्वर्ग के बच्चे को मुख्य हॉल या बाहरी हॉल में बैठाया जाएगा। किसने सोचा होगा कि वह सचमुच बाहरी सीटों पर बैठा होगा? इसने वास्तव में इस राजकुमार को तुम्हें ढूंढने की कोशिश में इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि आपकी पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ बैठना वास्तव में काफी उपयुक्त है। जिस क्षण यू जिंक्सी ने बात करना शुरू किया, उसका हर शब्द और उसकी हर एक नजर और अभिव्यक्ति अहंकार से भरी हुई थी। एक देव सम्राट की संतान के रूप में उनमें स्वाभाविक रूप से किसी भी अन्य की तुलना में अधिक दबंग और घमंडी होने की पूंजी और योग्यता थी। यू जिंक्सी की नजर में यूचे को सम्मानित भगवान नंबर 1 का दर्जा दिए जाने के बाद भी वह केवल कुछ और नजरों के लायक था। उसने यूचे पर जानबूझकर अपनी स्थिति का प्रभाव डालने के लिए दो शब्दों, ये राजकुमार, पर भारी जोर दिया। यूचे की नजर उनके कपड़ों पर लगे दिव्य चंद्रमा के निशानों पर पड़ी, लेकिन उसने उन पर दूसरी नजर नहीं डाली। हुओ रूली से पूछने से पहले उसने धीरे धीरे और इत्मीनान से जेड कप अपने हाथ में भर लिया। ये दो मूर्ख कौन है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1279 भाले के सिर पर कूदना। यूचे के शब्दों ने हुओ रूली को इतना चौंका दिया कि उसकी दाढ़ी जोर से कांपने लगी। उसके आसपास मौजूद अनगिनत लोगों के जबड़े भी सदमे में फर्श से टकरा गए। हुओ रूली का माथा पसीने से भर गया और उसने चिंतित स्वर में कहा, यूचे, वे चंद्रमा देवता सम्राट की संतान है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि क्योंकि यूचे अक्सर मून गॉड दायरे के संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने दोनों राजकुमारों द्वारा पहने गए मून गॉड वस्त्रों को नहीं पहचाना। यही एकमात्र कारण था कि वह इस तरह से कार्य करने का साहस करेंगे। लेकिन उसे पूरी तरह से आश्चर्य हुआ जब यूनचे को जो कहना था उसे सुनने पर उसकी भौहें और अभिव्यक्ति तक नहीं हिली। इसके अलावा उनके उन कुछ शब्दों ने स्नो सॉन्ग क्षेत्र, फ्लेम गॉड क्षेत्र और उसके आसपास के सभी लोगों को बहुत चौंका दिया था, जिससे बाहरी सीटों से घिरा क्षेत्र एक पल में पूरी तरह से शांत हो गया था। मून गॉड प्रिंसेस ऐसे व्यक्तित्व थे कि भले ही वह ऊपरी सितारा मंडल या राजा क्षेत्र से कोई भी हो, फिर भी वे निश्चित रूप से उनसे ऐसी बात नहीं कहेंगे। उन शब्दों को सुनकर यू हुआन और यू जिंक्सी के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। यू जिंक्सी ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसके चेहरे पर प्रदर्शित रोष बढ़ने लगा, वह तुरंत कम हो गया। इसके बजाय उसकी जगह एक ठंडी, मजाकिया मुस्कुराहट ने ले ली। यूचे, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? बेशक मैं ऐसा करता हूँ, यूनचे ने अपने हाथ में जेड कप लहराते हुए कहा। मैं दो बेहद शर्मनाक मूर्खों से बात कर रहा हूँ। थर्ड, जिन जबड़ों को हर कोई अभी अभी बंद करने में कामयाब हुआ था, वे एक बार फिर बड़ी ताकत से फर्श से टकराए। यूचे, वे हैं। जैसे ही म्यू हुआनजी बोलने ही वाली थी, तभी म्यू बिंग्यून की नजर उस पर पड़ी और उसने अपना सिर हिला दिया उसकी तरफ। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यूचे के शांत बाहरी हिस्से के नीचे अनगिनत ज्वालामुखी फूट रहे थे। जब ये दोनों लोग अपने तिरस्कारपूर्ण और अहंकारी रवैये के साथ यहाँ आए थे, तो उन्होंने पहले ही खुद को भाले के सिर पर फेंक दिया था।
इसके अलावा वे वास्तव में स्वयं चंद्रमा देवता सम्राट की संतान थे। इसे भूल जाओ, बस उससे खुलकर बोलने दो। उम्मीद है कि इससे उसके दिल को तसल्ली मिलेगी, भले ही थोड़ा सा ही सही। आप उन 2 वाक्यों के कारण जिससे उसे अत्यधिक अपमानित होना पड़ा, यू जिंक्सी अपने तथाकथित राजसी तरीके को बरकरार रखने में असमर्थ हो गया। वह पूरी तरह से उत्तेजित और क्रोधित था और उसने दहाड़ते हुए कहा, यूचे, क्या आप मानते हैं कि आपके उन 2 वाक्यों के कारण इस राजकुमार के पास ये सुनिश्चित करने के 10,000 तरीके हैं कि आप आज चंद्रमा देव क्षेत्र को जीवित नहीं छोड़ पाएंगे? युन चे की नजरें उन शब्दों पर झुक गईं और कोई भी बता सकता था कि वह स्पष्ट रूप से यू जिंक्सी को एक पूर्ण बेवकूफ के लिए आरक्षित देख रहा था। तो क्या होगा अगर मैं आज इस जगह को जीवित और लात मारने में सक्षम हूँ? ऐसा लगता है कि आप तब तक नहीं रोएंगे जब तक आप अपना ताबूत नहीं देख लेते, यू जिंक्सी ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा, जब उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे पंजे में बदल गया। तब ये राजकुमार यह सुनिश्चित करेगा कि आप कभी भी चंद्रमा देव क्षेत्र को तुरंत नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे ही उसने एक दिव्य राजा की चौंकाने वाली दमनकारी शक्ति को छोड़ा, यू जिंक्सी के हाथ के भीतर तुरंत एक चांद सफेद गहन रोशनी चमकने लगी। वह वास्तव में गुस्से में चिल्लाने वाला था। जिंक्सी, यू हुआन का हाथ छूट गया और वह उसके भाई के कंधे पर दब गया और उसने गहरी आवाज में कहा, आज शाही पिता की शादी का दिन है। अब कार्रवाई करके क्या आप हमारे शाही पिता का क्रोध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? यू हुआन के शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिससे यू जिंक्सी को तुरंत अपना संतुलन वापस मिल गया। उसके हाथ की गहरी रोशनी तेजी से गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखें भयानक थी और उन्होंने यू चे को घूरते हुए कहा, वह वही था जो मौत की तलाश में था। इस राजकुमार का अपमान करना हमारे चंद्रमा देव क्षेत्र का अपमान करने के समान है। यू हुआन आगे बढ़ा, उसकी शांत आंखों में एक भयानक अत्याचार झलक रहा था। यू चे, ये राजकुमार चंद्रमा देवता रीम यू हुआन का 361वां राजकुमार है। यह इस राजकुमार का शाही छोटा भाई यू जिंक्सी है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम अपने बड़े भाई की ओर से आपको एक संदेश दे सके। यू हुआन ने जिस बड़े भाई के बारे में बात की, उससे हर किसी के दिल में सदमा लग गया। स्वाभाविक रूप से केवल एक ही व्यक्ति था जिसे अन्य चंद्र देव राजकुमार बड़े भाई कहते थे, मून गॉड क्राउन प्रिंस यू जुआंगे। वह मून गॉड सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र, मून गॉड क्षेत्र का राजकुमार था और मून गॉड सम्राट की संतानों में से वह दिव्य मास्टर क्षेत्र में पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति भी था। वर्तमान समय में वह चंद्र देवता के दूतों में से एक थे। चंद्रमा देवता क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी स्थिति के कारण वह चंद्रमा देवता के दूतों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 12 चंद्रमा देवताओं के बराबर स्थिति प्राप्त थी। यू जुआंगे मून गॉड क्राउन प्रिंस है और वह मून गॉड दायरे के 36 चंद्र देव दूतों में से एक भी है। म्यू बिंगयुन ने युन चे को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। यू हुआन ने बोलना समाप्त किया, लेकिन युन चे ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी वह चाहता था और जैसा उसने अनुमान लगाया था। इसके बजाय युन चे ने ठंडी हंसी देते हुए कहा, जब उसने कहा कि उसे मुझसे कुछ कहना है, तो वह खुद क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह गूंगा हो? म्यू हुआनजी के पैर नर्म हो गए और वह लगभग सिर के बल मेज के नीचे फर्श पर गिर पड़ा। यू चे। जैसे ही यान जुएहाई ने उत्सुकता से यू चे का नाम पुकारा, उसके चेहरे का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। उनकी नजर में भले ही यू चे का व्यक्तित्व जिद्दी और अडिग था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो आसानी से अपना दिमाग खो देता हो। वह निश्चित रूप से एक बार भी यू जुआंगे से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, और यह अधिक संभावना है कि उसने ये नाम पहली बार आज ही सुना था। फिर भी वह वास्तव में उसका उपहास करने के लिए इतना आगे बढ़ गया था। यू हुआन की भौं बुरी तरह से सिकुड़ गई थी, लेकिन उसके बगल में यू जिंक्सी गुस्से से हंसने लगी थी। हे, हा 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 हा। आपको लगता है कि सुना? ये बच्चा तथाकथित भगवान नंबर 1 बन गया और उसने इसे पूरी तरह से अपने दिमाग पर हावी होने दिया। ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में हमारे बड़े भाई का अपमान करने का साहस भी करेगा। हा 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 हा।
यू हुआन की पहले से ही लंबी और संकीर्ण आंखें दरारों में सिमट गईं और उसने धीरे से कहा, बिग ब्रदर ने इस राजकुमार को इसे भेजने के लिए कहा था, आपके लिए संदेश। आपके द्वारा देवी महिला को अस्वीकार करने के मामले में वह आपकी प्रशंसा से भरा हुआ है। भविष्य में बेहतर होगा कि आप इसे अपनी स्मृति में अंकित कर लें, जितना हो सके देवी महिला से दूर रहें, क्योंकि देवी महिला कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे किसी कूड़े से प्रदूषित किया जा सके। आसपास का क्षेत्र और भी शांत हो गया। यू हुआन ने जो शब्द कहे उससे हर किसी का दिल दहल गया, लेकिन साथ ही उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कियाने यंगर का असली रूप देखा था, यू जुआंगे उस पर मोहित हो गया था और यह बहुत पहले ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक प्रसिद्ध तथ्य बन गया था। कियाना ये यंग ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट की बेटी थी, जबकि यू जुआंगे चंद्रमा देवता सम्राट का बेटा था और वह उस समय चंद्रमा देवता क्राउन प्रिंस था। यू जुआंगे की नजर में वह और कियाने यंगर एक उपयुक्त मैच थे और वह इस ब्रह्मांड में उन दुर्लभ लोगों में से एक थे जो देवी को प्राप्त करने के योग्य थे। सम्मानित देव युद्ध के बाद ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट ने अचानक देवी से युनचे से विवाह करने का सुझाव दिया था। इस मामले ने पूरे देव क्षेत्र में भारी हलचल पैदा कर दी थी, जिससे अनगिनत अन्य लोगों के दिलों में ईर्ष्यालु घृणा की आग भड़क उठी थी। ये स्वाभाविक रूप से यू जुआंगे थे। ऊपर बादलों में गु झू, जिसने ये सब देखा, ने गुप्त रूप से कहा, भले ही मिस ने कई वर्षों से अपना चेहरा नहीं दिखाया है, मिस के कारण दुनिया अभी भी अराजकता में है। कियाना ये यंग ने ठंडे और उदासीन तरीके से जवाब दिया, पुरुष वास्तव में दयनीय प्राणी है। हालांकि ये वास्तव में कोई बुरा अवसर नहीं है। कियाना ये यंग ने अपनी पतली उंगलियां फैलाई, विवाह अनुबंध उनके बीच फंस गया। उसकी नजर धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर चली गई। यहीं पर राजा क्षेत्र के सभी सम्मानित अतिथि बैठे थे। क्या आपने बोलना समाप्त कर लिया है? युनचे ने अभी भी किसी भी स्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन जब वह उनसे बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर जो घृणा थी, उससे ऐसा लग रहा था मानो वो दो घृणित मक्खियों से निपट रहा हो। यदि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है तो यहाँ से चले जाओ, कमीने। यदि ये तथ्य न होता कि आज एक विशेष अवसर था, तो यू जिंक्सी बहुत पहले ही पागल हो गई होती। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो भले ही उसका आत्मसंयम पहले से 10 गुना बेहतर होता, लेकिन यह उसके सीने में भड़की आग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसने यूचे को ऐसे घूरा जैसे कोई क्रोधित सम्राट किसी उद्दंड आम आदमी को घूरता है और गुर्राता हुआ बोला, इस राजकुमार ने आज सचमुच ये सब देखा है। ये सोचना कि ऐसी लापरवाह और निर्लज्ज चीज इस दुनिया में मौजूद थी, सिर्फ इसलिए कि उसने तथाकथित सम्मानित भगवान नंबर 1 प्राप्त किया, वह वास्तव में हमारे चंद्रमा भगवान क्षेत्र का अपमान करने और उसे नीची दृष्टि से देखने का दुस्साहस करने का साहस करता है। यू जिंक्सी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ओह, ये सही है। इस राजकुमार ने सुना कि आप नीच और हीन निचले लोकों में पैदा हुए थे और आप कुछ वर्षों से अधिक समय तक ईश्वर लोक में नहीं रहे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने मूर्ख हैं कि यह नहीं समझ पाए कि हमारे चंद्रमा देव क्षेत्र का अस्तित्व किस प्रकार का है। यू चे के होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए, जैसे उसकी आंखों में एक अजीब और खतरनाक रोशनी चमक उठी। क्या आप जानते हैं कि हमारे राजाओं ने कभी गहन ईश्वर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया? यू जिंक्सी के गुस्से की आग धीरे धीरे बुझ गई। ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हुआ कि यू चे पर इतना गुस्सा करना स्वभाव से आत्मा अपमानजनक था, क्योंकि यह हमारी अवमानना के तहत है। आपने वह प्रदत्त ईश्वर नंबर 1 प्राप्त किया और अन्य तारा लोकों में ये वास्तव में कुछ प्रभावशाली है जिसे आप दिखा सकते हैं, लेकिन इस राजकुमार की नजर में और हमारे चंद्रमा देव क्षेत्र की नजर में यह इससे अधिक कुछ नहीं है। एक बात क्या आप समझते हैं? ऐसे अधिक से अधिक लोग थे जो इस दिशा में देख रहे थे, इसलिए यू जिंक्सी के शब्दों के कारण कई गहन चिकित्सकों के चेहरे पर अचानक आक्रोश दिखाई देने लगा। गॉड नंबर 1 से सम्मानित पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अपनी पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति, उसके लिए एक गोद से अधिक कुछ नहीं था। यदि आप शब्दों को केवल अंकित मूल्य पर लें,
तो ये कुछ ऐसा था जो केवल युनचे का अपमान करता था, लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो ये ऐसे शब्द थे जो राजा क्षेत्र के नीचे के सभी सितारा क्षेत्रों का अपमान करते थे। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि युनचे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य सितारा क्षेत्र से एक शिष्य के रूप में प्रतियोगिता में प्रवेश करते हुए कॉन्वर्ट गॉड नंबर 1 की उपाधि प्राप्त की थी। इसलिए वह सभी मध्य और निचले सितारा लोकों का गौरव था। यू जिंक्सी के शब्दों ने इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में गुस्से की आग जला दी, भले ही उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप नाखुश थे या युनचे से ईर्ष्या करते थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये सिर्फ इतना था कि मून गॉड प्रिंस के रूप में यू जिंक्सी की स्थिति सभी को देखने के लिए थी, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। यू हुआन ने महसूस किया था कि यू जिंक्सी ने जो शब्द कहे थे वे अनुचित थे, इसलिए उसने अपनी पीठ थपथपाई। भूल जाओ, आज शाही पिता का बड़ा दिन है, हमारे लिए कुछ भड़काना अच्छा नहीं है। वह वैसे भी इसके लायक नहीं है। मेरा शाही भाई वास्तव में सही है, यू जिंक्सी ने उपहास के साथ कहा। युनचे, अगर तुम सचमुच ड्रैगन सम्राट के पालक पुत्र बन गए होते, भले ही तुम केवल एक दत्तक पुत्र होते, फिर भी तुम इतने योग्य होते कि यह राजकुमार एक से अधिक बार तुम्हारी ओर देख सके। अफसोस, ये वास्तव में अफसोस की बात है कि आप नहीं हैं। ओह, ये सही है, ये सही है। ऐसा लगा जैसे उसने अचानक कुछ सोचा हो, लेकिन यू जिंक्सी का ठंडा उपहास वास्तव में गर्म हो गया जब उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम भी कुछ प्रकार के स्वर्ग के बच्चे हो। TSK, 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 TSK। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के इस बच्चे आपको कुचलने के लिए इस राजकुमार को कितना प्रयास करना होगा? इससे पहले कि वह लापरवाही से चिल्लाने लगे, हा 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 हा, उसने धीरे से अपनी पिनकी को बढ़ाया। चलो चलें, यू हुआन ने युनचे पर ठंडी नजर डालने से पहले कहा। युनचे, तुम्हें इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि आज हमारे शाही पिता की शादी का दिन है। अन्यथा, भले ही आपकी मृत्यु न हो, आप यहाँ से पूरी तरह सुरक्षित होकर चले जाने के बारे में भूल सकते हैं। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, उन्होंने मंद हंसी देने से पहले युनचे से निकलने वाली गहन ऊर्जा को मापा। भले ही आज शाही पिता की शादी नहीं होती, हम भी व्यक्तिगत रूप से आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप योग्य नहीं हैं। ओह, क्या यह ऐसा है? युनचे का शरीर एक बार फिर से बदल गया और उसने उसे भावशून्यता से देखा। फिर मैं कब योग्य बनूंगा? अरे, शायद अब से 100 साल बाद। लेकिन ये केवल तभी होगा जब आप इतने लंबे समय तक जीवित रहेंगे। यू हुआन ने आगे बढ़ने से पहले अवमानना की ठंडी हंसी दी। यदि आप तब तक जीवित रह सकते हैं, तो ये राजकुमार आपको इस राजकुमार से द्वंद्वयुद्ध करने का मौका देने को तैयार होगा। चूंकि यह मामला है, युनचे ने अपने पैरों पर खड़े होकर और सीधे दो महान राजकुमारों की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें 100 साल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपको यहीं और अभी चुनौती देता हूँ। एक बार जब ये शब्द बोले गए, तो इसने भीड़ को अस्त व्यस्त कर दिया। युनचे, आवेगी मत बनो। जब उसने देखा कि दोनों राजकुमार जाने की तैयारी कर रहे थे, हुओरुली और बाकी लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर भी युनचे वास्तव में खड़े हुए और उन्हें स्वयं चुनौती दी। इसके अलावा, इस तथ्य का उल्लेख किए बिना कि यह डिवाइन मून सिटी में था, चंद्रमा देवता सम्राट की शादी के दिन ही। ये दोनों व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ मूर्ख नहीं थे जो केवल राजकुमारों के रूप में अपनी स्थिति का दिखावा कर रहे थे। वे स्तर 3 के दिव्य राजा थे। उनमें से किसी एक ने सभी सम्मानित ईश्वर अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ दिया। आप मेरे शाही भाई को चुनौती दे रहे हैं, सिर्फ तुम। हा 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 हा। यू जिंक्सी को ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया का सबसे मनोरंजक चुटकुला सुना हो, और वह इतना जोर से हंसा कि वह आगे पीछे हिलने लगा। रॉयल भाई, क्या आपने सुना कि उसने अभी क्या कहा? हा 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 हा। हे है। यू हुआन की अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह उदासीन स्वर में बोला, मैंने सुना है कि आप लुओ चांगशिन को हराने में सक्षम थे, जो दिव्य आत्मा क्षेत्र में गहरी ताकत के साथ एक दिव्य राजा बन गया था। तो वास्तव में आपके पास कुछ क्षमता है।
हालांकि आप इतने भोले नहीं हो सकते कि यह सोचे कि यह राजकुमार उस कूड़ेदान लुओ चांगशेन के समान है। हे, ये राजकुमार तुम्हें एक मौका देता है, जो शब्द तुमने अभी कहे हैं उन्हें वापस लेने का मौका देता है। तो इसका मतलब यह है कि आप में हिम्मत नहीं है, युन चे ने कहा और उसके होठों के कोने मुस्कुराहट में बदल गए। यू हुआन ने मंद मुस्कान के साथ कहा, यह आप ही हैं जो अयोग्य हैं। हा, इस बार ठंडी हंसी छोड़ने की बारी यूचे की थी। उसकी भौहों और मुंह के कोनों पर एक गहरी चाप बन गई थी, जो उसकी गहरी अवमानना और तिरस्कार को व्यक्त कर रही थी। जिस तरह से आप दोनों ने बात की, उससे मुझे वास्तव में लगा कि आप दोनों किसी तरह के बड़े आदमी हैं। लेकिन ये पता चला है कि आप दोनों केवल निर्दयी चमत्कारों का एक समूह हैं, जो केवल चंद्रमा के देवता राजकुमारों के रूप में अपनी स्थिति का दिखावा करना जानते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं कोई भी वास्तविक कार्रवाई करने का साहस करे। आप यू हुआन की भौहें इतनी तीव्रता से एक साथ धंसी कि वे लगभग एक दूसरे से टकरा गईं और उसने उसकी हथेली छीन ली। युन चे के शब्दों ने पहले से ही स्तब्ध दर्शकों को सदमे से और भी अधिक पीला कर दिया। जब उसने दो राख चेहरे वाले राजकुमारों का सामना किया, तब भी युन चे ने इस मुद्दे को बल देना जारी रखा। उन्होंने अपना अंगूठा बढ़ाया और नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने भगवान नंबर 1 के रूप में मेरी उपाधि का अपमान किया है, फिर भी आप मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं करते हैं। ये सोचना कि इस प्रतिष्ठित मून गॉड क्षेत्र में भी ऐसा हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण कचरा होगा, और यह सोचना वास्तव में उनके तथाकथित राजकुमारों में से एक होगा। हे, मैं इस समय मून गॉड रियलिज्म की ओर से आप दोनों के प्रति वास्तव में शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1280 कियानये यंग एर की योजना चंद्र देव क्षेत्र के राजकुमारों के रूप में वे हमेशा जनता को घृणा की दृष्टि से देखते रहे हैं। उन्हें ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? यू हुआन, जो खुद को बहुत स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति मानते थे, इस समय उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही उसके सिर पर खून की लहर दौड़ गई, उसका भयानक पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया। चूंकि तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो, ये राजकुमार तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जैसे ही उसने एक मुक्का मारा, उसमें से गहन ऊर्जा अनायास ही फूट पड़ी। यू हुआन ने गुस्से में आकर यह कदम उठाया था। चूंकि उनका यह मुक्का बहुत अचानक था और वे दोनों एक दूसरे से केवल 2 कदम की दूरी पर थे, युनचे समय पर प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह से असमर्थ लग रहे थे और मुक्का उनकी छाती के ठीक बीच में लगा। टकराना। जरा कल्पना करें कि दैवीय राजा की शक्ति कितनी भयानक होगी जब वे क्रोध में आकर किसी पर हमला करेंगे। उस पल में उनकी आभा का विस्फोट विश्व खतरनाक कहा जा सकता है। युन चे 1 किलोमीटर दूर तक उड़ गया और रास्ते में कई सीटों से टकरा गया। कई सीटों को तोड़फोड़ कर पाउडर बना दिया गया, जिससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई क्योंकि जेड के टुकड़े अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर उड़ गए। आभा विस्फोट की अचानक आवाज से पूरा दिव्य चंद्र शहर तुरंत शांत हो गया। बाहरी बैठने की जगह, बाहरी हॉल और यहाँ तक कि मुख्य हॉल में मौजूद कई तारामंडलों के सभी लोगों ने अपनी निगाहें इस जगह पर रख दी। ये स्थान चंद्रमा देव क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र था। इस दिन चंद्रमा देवता सम्राट की भव्य शादी होने वाली थी, इसलिए उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि किसी ने वास्तव में ऐसे स्थान और समय पर लड़ाई शुरू करने का साहस किया था। यूं चे धीरे धीरे खंडहरों के ढेर से उठ गया। उसके मुंह के कोने पर लाल रंग का खून का धब्बा था। उसने उसे पोंछने के लिए या गुस्से में पलटवार करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक फीकी, भयानक मुस्कान उभर आई। यू हुआन को मुक्का मारने के बाद पहले से ही पछतावा हो रहा था। उसने महसूस किया कि आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया है और अनगिनत निगाहें उस पर चाकू की तरह चुभ रही हैं, जिससे उसकी पीठ में अचानक ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन अभी यू चे के रवैये और शब्दों के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा एक बार फिर उदास हो गया और उसने जोर से खर्राटे भरे। आसपास के सभी चंद्र रक्षकों और चंद्र देवदूतों का ध्यान शहर के इस तरफ केंद्रित था। वे भागने ही वाले थे कि अचानक धीमी चीख के कारण उनके शरीर तेजी से हिले और मजबूती से अपनी जगह पर रुक गए। क्या हो रहा है?
इस आवाज में इतनी जबरदस्ती थी कि हर किसी को तुरंत घुटन महसूस होने लगी। उदास दिखने वाले यू हुआन और यू जिंक्सी यह सुनकर कांप उठे और उनके भाव अचानक बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि धीमी चीख का स्रोत कोई और नहीं बल्कि स्वयं चंद्रमा देवता सम्राट थे। इससे पहले कि चीख हवा में गायब हो जाए, एक आकाश कफन वाली शक्तिशाली शक्ति उनके सिर के ऊपर से नीचे गिरी। दोनों लोगों ने अवचेतन रूप से अपने सिर उठाए और अपने ऊपर आकाश में चंद्रमा देवता सम्राट को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। उसने उन दोनों पर नजर डाली और फिर यू चे पर, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गहरी हो गई। यू हुआन जिनसी, इस दिन का भव्य आयोजन न केवल इस राजा से संबंधित है, बल्कि चंद्रमा देव क्षेत्र के भविष्य से भी संबंधित है। आपने वास्तव में इतना बेलगाम व्यवहार करने का साहस किया और यहाँ तक कि एक सम्मानित अतिथि को भी चोट पहुंचाई। आपको इस तरह का व्यवहार करने की अनुमति किसने दी? देव सम्राट का क्रोध कोई मामूली बात नहीं थी। यू हुआन को पहले से ही अपने अत्यधिक गुस्से में किसी पर हमला करने का पछतावा हो रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि उसकी हरकत सीधे तौर पर ऐसी होगी? चंद्रमा देव सम्राट को उकसाओ। दोनों राजकुमार हड़बड़ाहट में घुटनों के बल बैठ गए। राजा, राजपिता, कृपया अपना क्रोध शांत करें। ये था यू चे। ये यू चे ही था जिसने सबसे पहले आपत्तिजनक शब्द बोले थे। इस बच्चे ने एक पल के लिए खुद पर से नियंत्रण खो दिया। शाही पिता, अपना गुस्सा शांत करें। ये बच्चा समझता है कि उसने गलती की है। उन्होंने सोचा कि मून गॉड सम्राट यूचे जैसे किसी व्यक्ति को सम्मानित अतिथि कहकर सबके सामने विनम्र हो रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मून गॉड सम्राट की राय में यूचे वास्तव में इस तरह बुलाए जाने के योग्य थे। देव सम्राट ईश्वर क्षेत्र में उच्चतम स्तर के अस्तित्व के रूप में स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र की भविष्यवाणी के अर्थ के बारे में किसी से भी अधिक स्पष्ट थे। इस दिन उन्होंने अपने अधीनस्थों को विशेष रूप से यूचे को मुख्य हॉल में लाने का निर्देश दिया था। कॉन्फेड गॉड बैटल के बाद हर महान राजा क्षेत्र यूचे को शामिल करने के लिए अपना दिमाग लगा रहा था और ड्रैगन सम्राट उसे अपने दत्तक बच्चे के रूप में भी लेना चाहता था। लेकिन उनके इन सबसे छोटे बेटों यू हुआन और यू जिंक्सी ने वास्तव में सभी लोगों की उपस्थिति में उन्हें मुक्का मारा। और ऐसे शुभ अवसर पर भी ऐसी चीज देखकर वह गुस्से में आ गया था। आप अभी भी वक्रोक्ति करने का साहस करते हैं। चंद्रदेव सम्राट और भी क्रोधित हो गए। क्या तुम्हें अब अपने इस शाही पिता की कोई परवाह नहीं है? यू हुआन ने भयभीत स्वर में कहा, ये बच्चा आपसे बहस करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने यूचे की ओर इशारा करते हुए कहा। यूचे ने न केवल आपके बच्चे के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले, बल्कि उसने बिग ब्रदर और मून गॉड रियलम का भी अपमान किया। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं शाही पिता के विवाह समारोह के दौरान लड़ने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो। चंद्रमा देवता सम्राट ने अपनी भौहें ऊपर उठाई जैसे ही उनकी नजर यूचे पर पड़ी। यू हुआन और यू जिंक्सी उनके वंशजों में से दो उत्कृष्ट लोग थे। यू जिंक्सी थोड़ा अहंकारी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला था, लेकिन यू हुआन हमेशा स्थिर था। यदि अत्यधिक क्रोध के कारण उसने अपना विवेक न खोया होता तो निश्चित रूप से उसकी यहाँ लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं होती। अपनी छाती पर हाथ रखकर यूचे धीरे धीरे अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया और धीमी आवाज में कहा, मेरे और दो सम्मानित राजकुमारों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और मैंने इस बिग ब्रदर को भी नहीं देखा है जिसके बारे में वे बात करते हैं। वे अचानक मेरे घर आए और दावा किया कि वे अपने बड़े भाई की ओर से मुझे देवी से दूर रहने की चेतावनी देने आए हैं। यही वह है। बाद में उन्होंने ये कहकर मेरा उपहास भी उड़ाया कि भगवान नंबर 1 के रूप में सम्मानित के रूप में मेरी उपलब्धि उनके चंद्रमा भगवान दायरे की नजर में कुछ भी नहीं है। चंद्रमा देवता सम्राट उनके शब्दों के पहले भाग को सुनकर भौंचक के रह गए, लेकिन आखिरी कुछ शब्दों ने उनके बमुश्किल दबाए गुस्से को भड़का दिया। निचले से ऊपरी तारा मंडल तक के सभी गहन अभ्यासियों ने भी अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया। मैंने खंडन में कुछ बातें कहने के अलावा और कुछ नहीं किया और बदले में उन्होंने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया।
वे वास्तव में काफी दबंग हैं, जैसा कि आप चंद्रमा देव क्षेत्र के राजकुमारों से उम्मीद करेंगे। ऐसा लगता है कि जो कोई राजा के दायरे से नहीं है, उसके पास राजकुमारों द्वारा देखे जाने लायक भी नहीं है, यूचे ने ठंडे स्वर में कहा। युनचे का प्रत्येक शब्द उपहास से भरा हुआ था, लेकिन चूंकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी प्रमुख व्यक्ति उस स्थान पर मौजूद थे और अपनी आंखों में क्रोध के साथ पूरी चीज देख रहे थे, चंद्रमा देवता सम्राट युनचे को बोलने के लिए कैसे फटकार लगा सकते थे इस कदर। उसकी दृष्टि उदास हो गई और वह कठोर स्वर में चिल्लाया, तुम दोनों ने सचमुच ऐसी बातें कही हैं। जैसे ही उसका शरीर ठंडा हो गया, यू हुआन ने अपने दांत पीस लिए। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि संभवतः युनचे द्वारा उसे खड़ा किया गया था। यू जिंक्सी ने हकलाते हुए कहा, ये जीभ की एक क्षणिक फिसलन थी। तुम बदमाश हो। जब मून गॉड सम्राट ने यू जिंक्सी के स्वीकारोक्ति शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गया। एक राजा क्षेत्र के लोगों के रूप में उनमें निश्चित रूप से दूसरों को नीचा दिखाने की योग्यता थी, लेकिन ऐसे विचारों को व्यक्त करना और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा सुना जाना एक पूरी तरह से अलग मामला था। यद्यपि यूचे एक राजा क्षेत्र से नहीं है, इस राजा ने व्यक्तिगत रूप से उसे सम्मानित भगवान नंबर 1 की उपाधि प्राप्त करते हुए देखा है और वह हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की इस पीढ़ी का गौरव भी है। आप उसे इतना अपमानित करने का साहस कैसे कर सकते हैं? चंद्र देवता सम्राट का हर शब्द आत्मा को दबाने वाला था। आप ऐसा कह रहे हैं शब्द पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का अपमान करने से अलग नहीं है। जल्दी करो और यू चे से माफी मांगो। यू हुआन और यू जिंक्सी ने अपना सिर उठाया और वे स्तब्ध रह गए। वे मूल रूप से अपने वर्षों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। उनके जैसे चंद्र देव क्षेत्र के प्रतिष्ठित राजकुमारों को वास्तव में एक मध्य तारा क्षेत्र के एक गहन अभ्यासी से माफी मांगनी होगी। हालांकि यूचे ने इस समय अचानक कहा, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। मैं निचले स्तर का एक महत्वहीन गहन अभ्यासी हूँ, इसलिए मैं वास्तव में सम्मानित राजकुमारों से माफी पाने का हकदार नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं चंद्रमा देवता सम्राट से पूछना चाहता हूँ। ओह! चंद्रदेव सम्राट ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने यूचे की एक धोखेबाज से सम्मानित भगवान नंबर 1 तक की पूरी यात्रा देखी थी। यह आदमी सचमुच राक्षस था और उसका स्वभाव भी राक्षस जैसा था। युनचे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। 2 सम्मानित राजकुमारों ने दावा किया कि भगवान नंबर 1 से सम्मानित की उपाधि उनकी नजर में कुछ भी लायक नहीं है, और फिर यह भी कहा कि मैं उनके साथ आदान प्रदान करने के लायक नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि 2 सम्मानित राजकुमारों की खेती बिना किसी संदेह के असाधारण रूप से ऊंची है, और मेरे जैसे सम्मानित भगवान नंबर 1 के पास उनके ध्यान में आने की योग्यता भी नहीं है। मून गुड दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना और साथ ही 2 सम्मानित राजकुमारों को देखने का मौका मिलना दुर्लभ है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं यूचे इतना कीमती अवसर चूक सकूं। इसलिए मैं अपने और उनके बीच के अंतर को ठीक से समझने के लिए दोनों सम्मानित राजकुमारों से सलाह मांगता हूं। साथ ही इसे चंद्रमा देवता सम्राट के भव्य विवाह के दिन चीजों को जीवंत बनाने का एक आयोजन भी माना जा सकता है। यूचे, म्यू हुआनजी और अन्य लोगों के चेहरे पर बहुत चिंता के भाव थे। कुछ समय पहले के विपरीत युनचे अभी सबके सामने राजकुमारों को चुनौती दे रहा था। जब तक चंद्रमा देवता सम्राट इस पर सहमत नहीं हो जाते, वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। वे एक राजा क्षेत्र के राजकुमार थे और स्तर 3 के दिव्य राजा थे। चंद्रमा देवता सम्राट ने युनचे पर नजर डाली। उसने धीरे से सिर हिलाया और सीधे कहा, ठीक है यू हुआन, आप युनचे के साथ झगड़ा करते हैं। यदि आप हार गए तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। यदि तुम जीत गए तो मैं आज तुम्हारा अपराध क्षमा कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर यू हुआन पहले तो चौंका और फिर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत जवाब दिया, समझ गया। ये बच्चा शाही पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके दिल का डर पीछे हटते ज्वार के पानी की तरह बह गया और वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे हार सकता हूं जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। आखिरकार शाही पिता यहां मेरा साथ दे रहे हैं।
युन चे को ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि चंद्रमा देवता सम्राट इतनी आसानी से उसके अनुरोध पर सहमत हो गए। इससे पहले उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि चंद्रमा देवता सम्राट ने मुझे गलत समझा है। अभी मेरा मतलब था, दोनों राजकुमारों का सामना करना था, जबकि लोग तुरंत पहले की तुलना में कई गुना अधिक चौंक गए। यू चे ने धीरे से अपना हाथ उठाया और यू हुआन और यू जिंक्सी को इशारा किया, आप दोनों मेरे पास एक साथ आओ। यह है, क्या यू चे ने अपना दिमाग खो दिया है? दोनों राजकुमार स्तर 3 के दिव्य राजा हैं, आप जानते हैं। उनकी ताकत और भी बहुत कुछ है। मून गॉड क्षेत्र की डिवाइन मून आर्ट और हेवनली ब्रेकिंग ज़ेड आर्ट पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सर्वोच्च स्तर की गहन कलाएं हैं। हालांकि यू चे लुओ चांगशेन को कुचलने में सक्षम था, लेकिन उसके लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। दो महान राजकुमारों में से किसी एक के विरुद्ध जीतो। यहाँ तक कि म्यू बिंगयुन की आंखें भी इस समय कांप रही थी और वह बार बार उसे ऐसा कुछ करने के खिलाफ मनाने के बारे में सोच रही थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर कोई जानता था कि यू चे लुओ चांगशेन को हराने में सक्षम था, जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर की अपनी निचली खेती के साथ दिव्य राजा क्षेत्र के पहले स्तर पर था। लुओ चांगशेन पूर्वी दैवीय क्षेत्र के सबसे कम उम्र के दिव्य राजा हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी अभी दिव्य राजा क्षेत्र में प्रवेश किया था जब यू चे ने उन्हें हरा दिया था, और यह संभव था कि उस समय उनकी नींव भी असंगठित थी। दूसरी ओर, ये दोनों राजकुमार लगभग 50 वर्षों तक दिव्य राजा क्षेत्र में रहे थे और उन्होंने राजा क्षेत्र की सर्वोच्च स्तर की गहन कला का भी अभ्यास किया था। लुओ चांगशेन के पास उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी जीत पर विश्वास करना कठिन होगा, भले ही वह उनमें से केवल एक से लड़ रहा हो। दोनों का सामना करना तो दूर की बात है। उसी समय उपस्थित भीड़ के पूर्ण बहुमत ने कॉन्फेड गॉड बैटल को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उन्हें अभी भी लगा कि यू चे बस एक पागल व्यक्ति की तरह बात कर रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू हुआन और यू जिंक्सी के दिल गुस्से, नफरत और बेचैनी से भर गए, लेकिन जब उन्होंने यू चे के शब्द सुने तो वे लगभग जोर से हंस पड़े। उन्हें अचानक लगने लगा कि इस यू चे के दिमाग में कुछ समस्या है। पहले उनके शब्दों और रवैये के बारे में सोचने पर यह भावना और भी मजबूत हो गई। यदि उसके मस्तिष्क में कोई समस्या नहीं होती, तो एक तुच्छ मध्य तारा क्षेत्र का गहन अभ्यासी उन जैसे चंद्रदेव क्षेत्र के राजकुमारों के साथ संघर्ष करने और उनका अपमान करने का साहस कैसे कर सकता था। चंद्रमा देवता सम्राट ने युन चे पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसने धीरे से फिर से अपना सिर हिलाया। उस स्थिति में आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हालांकि चूंकि यह चीजों को जीवंत करने का आयोजन है, इसलिए हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, युन चे ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। यू हुआन जिंक्सी, ये पूरी चीज आपकी वजह से शुरू हुई, इसलिए आपको वही करना होगा जो वह चाहता है। अपनी क्षमा याचना व्यक्त करने के लिए उसके साथ झगड़ा करें, चंद्रमा देवता सम्राट ने स्पष्ट स्वर में कहा। जैसा कि मैंने अभी कहा, यदि आप हारते हैं तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। यदि तुम जीत गए तो मैं आज तुम्हारा अपराध क्षमा कर दूंगा। समझ गया, शाही पिता। यू हुआन और यू जिंक्सी ने एक ही समय में अपनी आंखों में एक असामान्य नजर के साथ उत्तर दिया। कम से कम अब उनके भीतर कोई डर नहीं था। बादलों के ऊपर खड़े होकर कियानए यंग र ने ठंडे स्वर में कहा, ये दोनों वास्तव में बेवकूफ हैं। उसने विवाह अनुबंध को अपनी उंगलियों के बीच उठाया और अपनी गहन ऊर्जा से उस पर मुहर लगा दी। बाद में उसकी पतली उंगलियां हल्के से हवा में नाचने लगी और उसने तेजी से गहन ऊर्जा की सतह पर सुनहरे शब्दों की कुछ पंक्तियां अंकित कर दी। उसकी नजर मुख्य हॉल की ओर गई। अब जबकि हर कोई विचलित है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं इसे जिंग ज्यूकोन को भेजूंगा और उसकी बुद्धि को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से जान जाएगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। हा, गु झू ने सूखी हंसी छोड़ी। उसकी लंबी लंबी आह में भावना समाहित थी। स्वर्गीय वध स्टार भगवान को जहर से मारने के लिए दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का उपयोग करना, विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान का उपयोग करना,
युगों की घटना का उपयोग करना स्टार देव क्षेत्र और चंद्रमा देव क्षेत्र दोनों को कष्ट हुआ। देव सम्राट ने युनचे को आपके विवाह के उम्मीदवार के रूप में उल्लेख किया और परिणामस्वरूप उसे अनगिनत लोगों का दुश्मन बना दिया, जिससे वह ब्रह्मा स्वर्ग देव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो गया। और अब स्टार गॉड को सम्राट बनाकर भी मिस की खातिर स्वेच्छा से अपने मुंह का उपयोग करे। मिस का गहन मार्ग स्पष्ट रूप से दुनिया के अंतिम स्तर तक पहुंच गया है। बिना किसी वास्तविक प्रयास के भी आप हमेशा विश्व प्रयास में महान परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ तक कि यह बुरा व्यक्ति भी प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सकता। कियाना ये यंग र ने स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, जब तक कोई रास्ता न निकले कभी भी अपने तुरुप के पत्ते प्रकट न करें। यह आप ही थे जिन्होंने मुझे अतीत में ये बार बार बताया था। उसने हल्के से अपना जेड जैसा हाथ आगे बढ़ाया जो ठंडी बर्फ से ढका हुआ लग रहा था। तुरंत विचित्र सुनहरे शब्दों वाला विवाह अनुबंध धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हवा द्वारा उड़ाया गया है, लेकिन यह अतुलनीय सटीकता के साथ मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया और स्टार गॉड सम्राट के ठीक सामने गिर गया। जब वह गिरना शुरू हुआ तो उस पर बची हुई गहरी ऊर्जा भी पूरी तरह से गायब हो गई। यहाँ तक कि देव सम्राट जैसा सक्षम व्यक्ति भी इसे भेजने वाले का पता लगाने में निश्चित रूप से असमर्थ होगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और विवाह अनुबंध पकड़ लिया। उस पर तैरते सुनहरे शब्दों को देखकर स्टार गॉड सम्राट ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, क्योंकि उनसे एक खतरनाक और असामान्य रोशनी निकल रही थी। फिर उसने धीरे धीरे विवाह अनुबंध खोला। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट में दान करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।